नेक्स्ट जो हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ अ सॉइल। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि सॉइल जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रही है, सॉइल रेजिस्टेंस शो कर रही है किसके लिए, टू डिफॉर्मेशन, या फिर अगर मैं बोलूं शेप चेंज की बात करूं। ठीक है, और शेप चेंज की कब, जब हम उस पर क्या लगाएंगे, कोई भी फोर्स लगाएंगे। वो एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है और वो ड्यू टू द वाटर कंटेंट भी हो सकता है, ड्यू टू द वाटर कंटेंट, है ना, वाटर कंटेंट WC से लिखा है मैंने, या फिर ड्यू टू द प्रेशर। तो क्या बोला मैंने कंसिस्टेंसी में, कि कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल में सबसे पहले ये समझो कि कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि सॉइल की रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन और शेप चेंज किसमें, जब हम उस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। जैसे कि अगर जब हम प्रेशर की बात करें, या ड्यू टू द मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट। तो समझ में आया हमने क्या बोला कंसिस्टेंसी का मतलब। अब नेक्स्ट क्या है कि कंसिस्टेंसी ऑफ अ सॉइल। अब सॉइल की जो कंसिस्टेंसी है ना, हम ये पढ़ते क्यों, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम ये समझ सके कि कोई भी जो सॉइल है वो किस कंडीशन में, क्या बोल सकते हैं, किस कंडीशन में वो हार्ड रहेगी, या फिर वो सॉफ्ट रहेगी, या फिर वो क्या रहेगी, या वो फर्म रहेगी, स्पेशली कब, जब हम उसमें वाटर कंटेंट को बढ़ा देंगे। तो समझ में आया दो चीजें मैंने क्या बोली, नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट कर लेता हूं कि मैंने बोला कि देखो सबसे पहले ना कंसिस्टेंसी समझना इज इंपॉर्टेंट, कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। यहां पे लिखा है ना कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। तो मैंने बोला कि जब हम किसी सॉइल को देखते हैं ना, तो सॉइल में क्या, सॉइल की जो रेजिस्टेंस है टू डिफॉर्मेशन और शेप चेंज, स्पेशली जब हम उस पर क्या लगा रहे, प्रेशर लगा रहे, या ड्यू टू द वाटर कंटेंट, तो वो मतलब वो हमारा कंसिस्टेंसी, राइट। अब मैंने क्या बोला सेकंड, कि कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल का क्या मतलब है, यानी सॉइल की कंसिस्टेंसी हम पढ़ते क्यों है, मतलब ये है ना इंपॉर्टेंट। तो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम सॉइल की कंडीशन जान सके कि वो किस कंडीशन में किस तरह से एक्ट कर रहा है। जैसे कि अगर मैं वाटर कंटेंट बढ़ा दूं तो सॉइल किस तरह से एक्ट करेगा, वो होती है कंसिस्टेंसी ऑफ अ सॉइल। तो समझ आया कि नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी हमारी क्या है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि कंसिस्टेंसी ऑफ अ सॉइल इज द डिग्री ऑफ अ फर्मनेस, स्टिफनेस, हार्डनेस मतलब, या और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉइल, कि मतलब जो भी उसने रेजिस्ट किया है ऑफर्ड बाय द सॉइल, किसके लिए, टू डिफॉर्मेशन, या फिर उसमें कोई रप्चर ना हो अंडर डिफरेंट मॉइस्चर कंडीशन। ड्राई में किस तरह से एक्ट करेगा, मॉइस्ट में किस तरह से एक्ट करेगा, या फिर जब हम बात करेंगे वेट की तो वो किस तरह से एक्ट करेगा। तो समझ में आया क्या बोला। दूसरा, अभी कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल हमको रिप्रेजेंट क्या करता है, ये सॉइल की प्लास्टिसिटी, कोहेजन और शेयर स्ट्रेंथ को क्या करता है, शो करता है। इट रिप्रेजेंट्स द सॉइल की प्लास्टिसिटी, कोहेजन और शेयर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्या है कि सॉइल का क्या बिहेवियर रहेगा इन अ ड्राई कंडीशन, मॉइस्ट कंडीशन या फिर वेट कंडीशन। ठीक है, तो समझ में आया क्या बोला। अच्छा, सॉइल प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, अभी के लिए समझ लो, अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैक्स, डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैक्स को मैं क्या बोलूंगा, विदाउट क्रैक्स को क्या बोल रहा हूं मैं, कि वो होता है प्लास्टिसिटी, राइट, उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, कोहेजन। अभी कोहेजन को समझना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि कोहेजन क्यों है। दूसरा यहाँ पे देखो, दूसरा क्या लिखा है, अभी इससे रिलेटेड है, कोहेजन से रिलेटेड है, कि नोट पॉइंट में लिखा है कि इट इज स्टडी फॉर द फाइन ग्रेन या फिर कोहेसिव सॉइल के लिए हम क्या पढ़ते हैं, हम सबसे क्या पढ़ते हैं उसके लिए, हम सिर्फ कंसिस्टेंसी ऑफ अ सॉइल किसके लिए पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम कंसिस्टेंसी ऑफ अ सॉइल पढ़ते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, और ऐसी सॉइल जिसमें क्या हो, कोहेजन हो। ठीक है, सिर्फ इसी के लिए पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों, इस तरह ये क्यों बोल रहे हैं आप इस तरह से, तो मैं बताता हूं आपको क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे। और क्या लिखा है कि नॉट फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, समझ में आया आपको इतना क्या लिखा है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये ऐसा क्यों है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम देखते हैं फाइन सॉइल को, किसको देखते हैं हम, जब फाइन सॉइल को देखते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, जैसे कि यहां पे लिख देता हूं मैं, जैसे क्ले हो गया या फिर क्या हो गया, सिल्ट हो गया। इनमें क्या होता है, मॉइस्चर का इफेक्ट ना ज्यादा होता है। क्या होता है, मॉइस्चर का इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता है किसमें, हमारी फाइन सॉइल्स में। और इफेक्ट किसका होता है ज्यादा, एक तो हमारा किसका होता है, ड्यू टू द मॉइस्चर का इफेक्ट ज्यादा होता है। और क्या बोल सकते हैं, उनमें ना प्लास्टिसिटी, उनमें जो प्लास्टिसिटी है और जो कोहेजन है, प्लास्टिसिटी और जो कोहेजन है वो क्या होती है, एक प्रॉपर्टीज होती है। मैं आपको ये समझाऊंगा सब कुछ ना कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। मैंने क्या बोला सबसे पहले कि हम फाइन सॉइल को अगर जो देखें, तो जैसे कि क्ले या सेल्ट की हम बात करें, तो क्ले और सेल्ट की जब हम बात करेंगे तो इसमें मॉइस्चर का इफेक्ट क्या है, वो ज्यादा होता है। और इनमें ना क्या होता है, इनमें होती है प्लास्टिसिटी और कोहेजन। अब जब मैं किसको देखता हूँ, कोर्स ग्रेन को देखता हूँ, तो कोर्स ग्रेन में ये सब नहीं मिलता है आपको। क्या कोर्स ग्रेन की अगर जब मैं बात करूं, तो कोर्स ग्रेन में जैसे कि कोर्स ग्रेन सॉइल, जैसे कि ग्रेवल और क्या हो गया, या फिर सैंड हो गया, इनमें ना ये प्रॉपर्टीज हमें देखने को नहीं मिलती हैं। कौन कौन सी, एक तो कोहेजन और दूसरी क्या है, प्लास्टिसिटी। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये कोहेजन और प्लास्टिसिटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रोल करता है। ठीक है, पहले इसको मैं बता देता हूं। तो कोहेजन क्या होता है, राइट, कोहेजन ही पढ़ना है ना हमें कि कोहेजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहले कोहेजन को समझो। कोहेजन होता है ना कि जो भी सॉइल के पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल दीज आर द सॉइल्स पार्टिकल। ठीक है, अब ये जो सॉइल के पार्टिकल है ना, अब इनके बीच क्या होगा, एक ना बॉन्डिंग फोर्स होता है। क्या होता है, इनके बीच एक बॉन्डिंग फोर्स होता है,
बॉन्डिंग फोर्स होता है। अभी जो बॉन्डिंग फोर्स है ना वो क्या करता है, इनको एक साथ जोड़ के रखता है, एक साथ जोड़ के रखता है, जोड़ के रखती है, ठीक है, रखती है, बॉन्डिंग फोर्स है ना, तो एक साथ इनको जोड़ के रखती है बिना किसी, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, जो हमारे को एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या बोला मैंने कि कोहेजन क्या है कि जो भी सॉइल के पार्टिकल है उनके बीच के जो बॉन्डिंग फोर्स है ना, जो उनको एक साथ जोड़ के रखती है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, उसको हम क्या बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं, ठीक है। मतलब इन सिंपल भाषा अगर मैं कोहेजन बोलूं ना, तो कोहेजन को क्या बोल सकता हूं मैं, चिपकना, क्या बोल सकते हैं, चिपकना, चिपकना मतलब एक साथ वो किसको जोड़ के रखनी है, सॉइल के पार्टिकल्स को, ये क्या है, हमारे सॉइल के पार्टिकल्स है। तो बेसिकली यही होगा हमारा कोहेजन का मतलब, ठीक है। और ये कोहेजन होती किसमें है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, फाइन पार्टिकल, या फिर फाइन पार्टिकल और ग्रेन का मतलब एक ही होता है, तो फाइन पार्टिकल लिखूं चाहे मैं ग्रेन लिखूं, ठीक है, एक ही मतलब होता है। फाइन पार्टिकल या फिर फाइन ग्रेन सॉइल में ही प्रेजेंट होती है। जैसे कि अगर मैं क्ले की बात करूं, तो क्ले में क्या होता है, जो क्ले होता है ना, क्ले के बीच में जो ये सारे है ना, ये सारे जो ड्रॉ कर रखा है, दिस इज द क्ले, क्ले के पार्टिकल, क्ले के पार्टिकल। तो कुछ इस तरह से क्या होते हैं, क्ले के पार्टिकल होते हैं, बहुत ज्यादा पतले होते हैं, फ्लैकी इन द नेचर होते हैं, ठीक है, फ्लैकी इन द फ्लैकी शेप के होते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं आप कि ये ना क्या होते हैं, फ्लैकी शेप के होते हैं। इन पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब कई पूछेंगे कि सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता क्या होता है, जो एक पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है, अब इनके बीच जो भी हमारा अट्रैक्शन, या फिर इन दोनों के बीच क्या, ये देखो अट्रैक्शन है, या फिर पॉजिटिव के बीच में क्या, रिपल्शन, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मैं कंपाइल करता हूं कि मैंने क्या बोला, कि मैंने बोला कि देखो जब हम किसकी बात करें, हम कोहेजन की बात करें, तो कोहेजन क्या है, दो पार्टिकल्स के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है उनको जो चिपका के रखता है एक साथ विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कोहेजन बोलते हैं। अब मैंने बोला कि देखो बच्चों, जो कोहेजन है ना वो सिर्फ और सिर्फ फाइन पार्टिकल या फाइन ग्रेन सॉइल में ही देखा जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे क्ले के पार्टिकल है, अब क्ले के पार्टिकल्स में क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे चिपकाने की जो प्रॉपर्टी है ना इसकी, उसको क्या करता है, एक दूसरे के साथ चिपका के रखता है। अब ये कोहेजन आता कैसे है, ठीक है, जैसे ये मैंने नीचे लिख दिया था ना, ये प्रॉपर्टीज इसमें प्रेजेंट नहीं है। अभी कोहेजन आता कैसे है, देखो जो क्ले का पार्टिकल होता है ना, वो क्ले का पार्टिकल होता है नेगेटिवली चार्ज, ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो मुझे बताओ जो चीज नेगेटिवली चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी, राइट। और पानी का अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, कि पानी का किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हम, कि मान लो अगर जब मैं पानी का ड्रॉ करूं, तो ये मान लो क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है हमारा हरे वाले पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये क्या है, डायपोल, और ये हो गया हमारा पानी का मॉलिक्यूल्स। तो क्या हो गया ये हमारा, इट इज अ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल डायपोल। जो क्या है ये H पॉजिटिव, और ये क्या है हमारा ऑक्सीजन, दिस इज द O नेगेटिव। तो समझ में आया क्या, H2O का ये मॉलिक्यूल्स होता है ना, H2O। अब इस H2O में दो पॉजिटिव होते हैं और ये एक नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये डायपोल इन नेचर होता है, डायपोल इन नेचर होता है। और ये एरो क्या शो करता है, ये एरो शो करता है, एरो शोज नेगेटिव से पॉजिटिव को अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव अट्रैक्शन, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा वाटर का मॉलिक्यूल्स हो गया, इसमें क्या है, दो H पॉजिटिव है, एक ऑक्सीजन है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है, अब मैंने हाइड्रोजन का बता दिया आपको। अभी जो क्ले पार्टिकल्स है ना, तो क्ले पार्टिकल की जो सरफेस है, सरफेस पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, जो वाटर के पॉजिटिव कौन से, H पॉजिटिव साइड से आता है, तो वाटर के पॉजिटिव आयंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये जब अट्रैक्ट करता है तो इससे ही बनता है हमारा क्या, कोहेजन, राइट। तो समझ में आया क्या बोला मैंने सब कुछ, इन सबको मैं अगर कंपाइल करूं तो क्या बोल सकता हूं कि कोहेजन क्या होता है, कोहेजन दो पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग फोर्स होता है विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स, उन पार्टिकल को जो एक साथ जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम, कोहेजन। अब मैंने बोला ये सिर्फ और सिर्फ ना फाइन पार्टिकल्स में देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम क्ले की बात करें, तो क्ले की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो उसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, क्या बनाया यहाँ पे, कि देखो ये जो हमारा है फ्लैकी शेप की होती है हमारे क्ले, इसमें होता है जनरली नेगेटिव चार्ज। अब ये सब क्या है, इनके बीच होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब ये जो चीज है ये तो मैंने आपको बता दी ना। अब ये जो क्ले के नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करता है, पानी के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से चिपकने की जो प्रॉपर्टी है ना, यानी जो कोहेजन है वो इंप्लाइज होता है। तो अब कोहेजन आपको पता लगा कि किसमें होगा, और ये जो प्रॉपर्टीज है ये किसमें नहीं होगी, ये कोर्स ग्रेन में नहीं होगी, ग्रेवल और सैंड में ये प्रॉपर्टीज नहीं होती, उसमें ना कोहेजन होता है, राइट, ना ही उसमें क्या होता है, ना ही उसमें कोहेजन होता है। तो ये प्रॉपर्टीज इसमें नहीं रहेगी, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि जिसमें भी ये कोहेजन इसलिए नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे हम कोहेजन, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, फाइन ग्रेन और कोहेजन सॉइल के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, नॉट फॉर अ कोर्स ग्रेन सॉइल। दूसरा एग्जांपल, ये तो पता लग गया ना आपको, दूसरा एग्जांपल क्या है कि आप क्या करो, एग्जांपल लो कि आप क्या करो, मिट्टी लो,
मिट्टी में क्या लोगे, ज्यादातर सैंड लोगे, ठीक है। मान लो आपने सैंड ली और दूसरी तरफ आपने क्या ली, क्ले ली, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि हम डिफरेंट वाटर कंटेंट में हम क्या देखेंगे कि वाटर, अभी यहाँ पे क्या है कि हमारे को सबसे पहले क्या देखना है कि सॉइल किस तरह से एक्ट करता है जब हम उसके ऊपर वाटर कंटेंट का चेंज करते हैं। तो यहाँ पे बोला है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, अंडर डिफरेंट मॉइस्चर कंडीशन वो किस तरह से एक्ट करेगी, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। तो फिर हमने बोला कि कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल हम सिर्फ और सिर्फ उसमें पढ़ते हैं जिसमें कि वाटर कंटेंट का इफेक्ट दिखता है। अब सैंड को क्या करो कि कोई एक ना तुम गिलास ले लो, अब इस गिलास को टेढ़ा कर दो, ठीक है। मान लो पहले इस गिलास को लिया, अब गिलास में क्या करो, पानी मिलाओ और पानी के साथ मिलाओ आप सैंड, ठीक है। और दूसरा गिलास लो, दूसरे गिलास में क्या करो आप क्ले लो और क्ले में मिला दो आप वाटर। तो जनरली क्या होगा, वाटर और क्ले है, इन दोनों के बीच का इसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी क्या हो जाएगा, पानी इसके अंदर आ जाएगा। जैसे क्ले पार्टिकल है ना, तो पानी क्या कर जाता है, इसके अंदर एंट्रैप हो जाता है। तो पानी इसके अंदर एंट्रैप हो जाता है तो इनके इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है ना, वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस अगर जो इनके इंक्रीज हो गए तो इसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है ना, देखो ये जो सॉलिड है, दिस इज अगर जो मान लो कि इसमें सॉलिड है प्लस क्या है, वॉइड्स है, ठीक है। यहाँ पे नहीं समझ आएगा आपको। यहाँ पे देखो कि अगर मैं किसी भी क्ले की बात करूं, मान लो ये क्ले है तो क्ले में क्या होगा, सॉलिड होगा और क्या होगा, पानी होगा, है ना, पानी होगा। अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर दूं ना, तो ये सॉलिड तो रिमेन सेम रहेगा, रिमेन सेम, लेकिन इसका इंक्रीज क्या होगा, ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ये ना इसका इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुल्तानी की मिट्टी, आप कभी ना मुल्तानी की मिट्टी लो, नहीं आती है, नहीं है आपके पास, तो ऐसा करो कि घर ले आओ 5-10 रुपए की, बहुत ज्यादा मुल्तानी मिट्टी मिल जाएगी। अब उसको ना ओवरनाइट क्या करो, पानी में डाल दो, तो तुम्हें क्या दिखेगा, वो ना स्वेल हो जाएगी। स्वेल क्यों होगी, क्योंकि जो इसके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है ना, वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम अगर जो इतना सा था ना, तो कल आपको दिखेगी इतनी बड़ी होगी। तो ये क्या होता है, स्वेलिंग प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं इसको, स्वेलिंग प्रॉपर्टी। और ये किस में देखी जाती है, जिसमें कि फॉर एग्जांपल क्ले में देखी जाती है, जिसमें कि मोनोलाइट होता है ना, उसी में ये चीज देखी जाती है। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब मैं इसमें वाटर में क्या करूंगा, क्ले मिक्स करूंगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा और ये सारी की सारी क्ले क्या हो जाएगी, ऊपर फ्लोट करने लग जाएगी, इसके साथ पूरी मिक्स हो जाएगी और क्या हो जाएगा, इसके अंदर पानी एंट्रैप हो जाएगा, अंदर अंदर पानी चल जाएगा। जब मैं सैंड की बात कर रहा हूं, तो सैंड अगर जो तुम कभी भी किसी ग्लास में डालोगे ना, अब इस सैंड को इसमें डाल दो, तो सैंड क्या करेगी, नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर ऊपर हो जाएगा। तो डिफरेंट वाटर कंटेंट में, मतलब मैंने अभी क्या किया, सैचुरेशन इसकी मैंने 1 किया, इसकी सैचुरेशन क्या किया मैंने, इसकी भी मैंने 1 कर रखी है ना। समझ आ रहा है ना, सैचुरेशन का मतलब क्या है कि इसके वॉइड्स में क्या है, सिर्फ पानी है, इसके वॉइड्स में क्या है, सिर्फ पानी है। तो सैचुरेशन है, एयर नहीं है, एयर इज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर। तो जब आप इसको ना टिल्ट करोगे और जब आप इसको गिराओगे तो सिर्फ और सिर्फ पानी गिरेगा, और जब आप इसको टिल्ट करोगे ना, तो इसमें सिर्फ वाटर प्लस क्ले गिरेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैंने सैचुरेशन को 1 किया है किसमें, क्ले में, तो क्ले किस तरह से एक्ट कर रही है, वो एक लिक्विड की तरह एक्ट कर रही है। पर जब मैंने सैंड की बात की तो सैंड लिक्विड की तरह एक्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से मैं क्या बोल सकता हूं कि वाटर, और अगर जो मैं कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल को देखूंगा तो मैं किसके लिए देखूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्ले के लिए देखूंगा, क्योंकि क्ले जो है डिफरेंट वाटर कंटेंट पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो शो कर रही है, लिक्विड दिखा रही है। जब आप इसको ड्राई कर दोगे तो क्ले का, जैसे आप पॉट बनाते हो, ठीक है, दिया बाती बनाते हो, जैसे दिया बनते हैं, तो वो क्ले से ही तो बनते हैं, तो वो कितने हार्ड होते हैं, देखे होंगे आपने, है ना, वो कितने हार्ड होते हैं। तो वो हार्ड कैसे होगी, जबकि वो यहाँ पे लिक्विड की तरह एक्ट कर रहा है। वो हार्ड इसलिए हो जाते हैं ना, क्योंकि डिफरेंट वाटर कंटेंट पे वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो बस इन सब का यही मतलब है, और यही सब पढ़ाने का मेरा यही मतलब है कि आपको यही चीज पता लग जाए कि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल के लिए पढ़ेंगे और कोहेजन सॉइल के लिए पढ़ेंगे, राइट। अगर किसी भी फाइन ग्रेन सॉइल में, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट पे लिख दो यहाँ पे, कि अगर किसी भी सॉइल में कोहेजन नहीं है ना, इफ एनी सॉइल, या फिर एनी, या फिर हाँ ऐसे लिख सकते हैं, या फिर एनी सॉइल नहीं, यहाँ पे लिखो even if fine grain soil does not have property like cohesion, then it will not be studied for कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। क्या मतलब है कि अगर किसी भी फाइन ग्रेन सॉइल में कोहेजन नहीं होता है ना, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि जैसे फाइन ग्रेन सॉइल में अगर जो कोहेजन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ना कोहेजन की वजह से क्या होगा, हम कंसिस्टेंसी ऑफ अ सॉइल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अदरवाइज अगर जो कोहेजन नहीं है किसी भी सॉइल में तो हम उसके लिए नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि देखो चिपकने वाली प्रॉपर्टीज होगी तभी तो वॉइड्स खुलेंगे, अगर वॉइड्स खुलेंगे तभी तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ेगा, और तभी तो क्या है कि डिफरेंट वाटर कंटेंट पे डिफरेंट जो क्ले है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगी। तो हमें बेसिकली क्या है, हमें चाहिए कि जो भी सॉइल हम ले रहे हैं वो ना डिफरेंट वाटर कंटेंट पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें शो करे। समझ में आया क्या बोला मैंने सब कुछ? अगर जो मैं इन सबको कंपाइल करूं, मतलब समझ आ गया होगा ना आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, कि देखो हम कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्यों पढ़ते हैं। अगर मैं आपको और ज्यादा क्लैरिफाई करूं, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्यों पढ़ रहे हैं हम,
कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम क्या कर सके कि सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ सके ऑन अ डिफरेंट मॉइस्चर कंडीशन, ठीक है। और रिप्रेजेंट क्या करता है कंसिस्टेंसी, किसी भी सॉइल की प्लास्टिसिटी, यानी अगर मैं उसको डिफॉर्म भी करूंगा, जैसे कि आप आटे की लोई लेते हो, अब आटे की लोई की आप इतनी बड़ी चपाती बनाते हो तो क्या आपको उसमें क्रैक्स दिखते हैं? तो नो, वहां पे आपको क्रैक्स नहीं दिखते, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं, कि डिफॉर्मेशन विदाउट द क्रैक्स को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं। अब कोहेजन और जो शेयर स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट करता है। सॉइल का जो बिहेवियर है ड्राई, मॉइस्ट या फिर वेट कंडीशन में क्या रहेगा। अगर कोई भी सॉइल ये सब बिहेवियर नहीं दिखा रही तो हम उसके लिए नहीं पढ़ेंगे। समझ में आया? और सिर्फ फाइन ग्रेन के लिए पढ़ते हैं। इतना समझ में आया कि जितना भी मैंने बोला है। बाकी ये सब क्या है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये आपकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्यों फाइन ग्रेन के लिए हम पढ़ते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब फर्दर चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम एक फेज डायग्राम बना रहे हैं। अभी के लिए किसके लिए बना रहे हैं? फॉर द ड्राई सॉइल। अब ड्राई सॉइल में बेसिकली क्या होगा, अगर जो आपको पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मुझे बताओ क्या होगा। क्या उसमें सॉलिड होगा, क्या उसमें पानी होगा, और क्या उसमें एयर होगा? तो इन सब में से क्या क्या होगा? तो जिसने भी सही उत्तर दिया है वो समझ लो कि हाँ उसमें ना क्या होगा, सॉलिड होगा। और सिर्फ नेक्स्ट में क्या होगा, उसके वॉल्यूम, उसके वॉइड्स में क्या रहेगा? एयर रहेगी। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में तो एयर है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो इसका यही रहेगा, राइट। अब क्या करो कि इस ड्राई सॉइल में क्या करो, आप पानी ऐड करो। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या रही हमारी ड्राई सॉइल की। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी हमारी कि हम क्या कर रहे हैं, एडिंग वाटर। सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या करें, उसमें पानी मिला रहे, राइट। अब मैंने क्या कर दिया, इसके वॉइड्स में क्या कर दिया, कंप्लीटली पानी मिला दिया। तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो कुछ इस तरह से है, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। तो जब मैंने पानी मिलाया तो मेरा क्वेश्चन ये है, अभी खुद बताना आप, कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो है क्या वो चेंज होंगे? इज वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड विल चेंज ऑन एडिंग वाटर? ऑन एडिंग वाटर। क्या है आपका आंसर? नो या यस? इन दोनों में से कौन सा है? नो है, तो बहुत सही। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो है वो नहीं चेंज होंगे। क्यों नहीं होंगे चेंज? क्योंकि एयर की जगह पे क्या रिप्लेस हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वाटर हो रहा है। सॉलिड तो वही रहेंगे ना, सॉलिड तो चेंज नहीं होंगे, राइट। क्योंकि फेज डायग्राम हम किस तरह से बनाते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉलिड लेते हैं, फिर हम एयर लेते हैं, इनको इस तरह से अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि क्या हम प्रैक्टिकली किसी भी सॉइल को उठा के क्या हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि सर ये देखो सॉलिड इस तरफ है, एयर इस तरफ है? नहीं दिखा सकते ना। बस जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हमने क्या किया कि सॉलिड और एयर को अलग अलग दिखा दिया। वैसे ही मैंने बोला कि जब हमने पानी ऐड किया है तो इस केस में मुझे बताओ सैचुरेशन क्या होगी, इस केस में और इस केस में सैचुरेशन बताओ मुझे क्या होगी। अगर आप फॉलो अप कर रहे हैं सारे लेक्चर्स को तो आपको पता होगा कि इसमें सैचुरेशन क्या होगी, दोनों कंडीशन पर बताओ। तो बिल्कुल सही है, जिसने भी यहाँ पे सैचुरेशन 1 बोला है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे सैचुरेशन 1 होगी और यहाँ पे सैचुरेशन होगी 0। मतलब क्या है कि यहाँ पे वाटर कंटेंट जो है वो 0 है और यहाँ पे वाटर कंटेंट जो है वो 1 है। क्यों 1 है? 100% क्यों है? देखो 100% इसलिए है बच्चों क्योंकि इसकी जो सारे वॉइड्स है ना, उस सारे वॉइड्स में पहले क्या क्या आ सकता था, एयर आ सकती थी, पानी आ सकता था, लेकिन वो कंप्लीटली रिप्लेस हो चुका है किस चीज से? बाय द वाटर। इतना क्लियर हो गया? तो इसकी सैचुरेशन क्या है? 1 हो गया। अब मान लो कि हम ये फेज डायग्राम किसके लिए बना रहे हैं, क्ले के लिए बना रहे हैं। मान लो अगर हम क्ले के लिए बना रहे हैं तो सॉलिड्स जो है वो तो सेम रहेगा, है कि नहीं? वो तो हर केस में सेम ही रहेगा। अब मान लो कि मैं ना जितना पानी मिलाया था ना उससे मैं प्लस एक्स्ट्रा पानी मिला रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? एक्स्ट्रा पानी एड अप कर रहा हूं। तो एक्स्ट्रा पानी अगर मैं एड अप कर रहा हूं तो मुझे बताओ यहां पे क्ले में क्या होगा, क्ले में क्या होगा? तो एक्स्ट्रा पानी अगर मैं मिलाऊंगा ना तो इसका ना जो क्ले का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है ना, जैसे ये मान लो ये था और यहाँ पे क्या था हमारा, मान लो कि यहाँ पे हमारा पानी था, है ना, ये क्या है? पानी है। अब जब मैंने एक्स्ट्रा पानी मिलाया ना तो इनका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस केस में अगर जो वॉल्यूम वीवी था तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो चुका है। ये चीज मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ, राइट। तो समझ में आया ना कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुल्तानी मिट्टी, तो वहां पे सेल हो जाती है वो। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जो वॉइड्स है वो क्या हो गया? बढ़ चुका है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। अब इसको मैं ऐसे स्टार करके लगा रहा हूं और यहाँ पे वीएस क्या है? वो सेम रहेगा, वीएस तो सेम रहेगा। अब माय क्वेश्चन इज कि यहाँ पे सैचुरेशन क्या रहेगा? क्या वो मोर देन 1 रहेगा? ठीक है, सैचुरेशन क्या है? मोर देन 1 रहेगा, या फिर वो लेस देन 1 रहेगा? बताओ मुझे, सोच के बताओ। तो जितने भी नालायक ये बोल रहे हैं कि मोर देन 1 रहेगा तो वो रॉन्ग है। देखो जो भी मैंने लिमिट बताई थी वो कितनी? 100% है, 100% से ऊपर नहीं हो सकती, है ना। तो इसका सैचुरेशन क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। लेकिन इस पूरी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेशन कंडीशन बोलते हैं। और इसको शो किस तरह से करते हैं? इसको शो करते हैं हम एस स्टार से। किस तरह से करते हैं? एस स्टार से शो करते हैं। तो यहाँ पे सैचुरेशन तो क्या रहेगी बच्चों? 1 ही रहेगी, लेकिन इसको हम एस स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होगी इसकी? सुपर सैचुरेशन कंडीशन। सुपर सैचुरेशन कंडीशन। अब मेरा एक और क्वेश्चन है कि ये जो सुपर सैचुरेशन कंडीशन है वो अभी हमने किसके लिए निकाली? क्ले के लिए निकाली। अब ये जो चीज है सुपर सैचुरेशन, ये मुझे बताओ कि क्या हम सैंड में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज को? तो ध्यान देने वाली बात है कि हम सैंड में कभी इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हम इसमें ऑब्जर्व? क्योंकि सैंड में क्या है? कोहेजन नहीं है, और उसका इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है उसमें ये सब प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। ये प्रॉपर्टी की वजह से, कोहेजन की वजह से क्या हो रहा है?
ये सब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं सैंड की बात करूं तो उसमें तो ये सब प्रॉपर्टी है ही नहीं, कोहेजन जैसी प्रॉपर्टी तो उसमें प्रेजेंट ही नहीं है। दैट इज वाई क्या बोल सकते हैं कि सुपर सैचुरेशन जो है उस सैंड में कभी भी नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया कि हमने क्या बात की है यहाँ पे, है ना, कि भाई सैंड में ये सब नहीं होगा और सिर्फ क्ले में ही ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमने फेज डायग्राम बनाया क्यों, है ना, अब ये चीज से आप क्या प्रूव करना चाहते हो, ये चीज तो आपने पहले बता दी थी। अब मैं यहाँ से ये बता रहा हूँ आपको कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्ले की बात कर रहे हैं, तो ड्राई कंडीशन में एयर थी, जब हमने उसमें S0 से लेकर S1 तक हमने जब इसमें क्या किया, जब इसका कन्वर्जन हुआ, तो मुझे ये बताओ कि इसकी वॉइड रेशो या फिर पोरोसिटी में, इन दोनों की जो वॉइड रेशो और पोरोसिटी क्या डिफरेंट होगी, E1 E2 पोरोसिटी पोरोसिटी 2 E2 E3 सॉरी और पोरोसिटी 4। अब मुझे बताओ इन सब में क्या रिलेशन रहेगा। तो इन दोनों केस में अगर जो आपको नहीं पता मैं बताता हूं कि जो हम फर्स्ट और सेकंड ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, फर्स्ट और जो सेकंड ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, देयर विल बी नो चेंज इन द वॉइड रेशियो एंड द पोरोसिटी, वॉइड रेशियो एंड द पोरोसिटी, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि E1 जो है वो E2 के बराबर है और जो जो पोरोसिटी है दैट इज N1 वो किसके बराबर है, N2 के। इतना क्लियर हो गया किसके लिए, फर्स्ट और सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए। लेकिन जब आप थर्ड ऑब्जर्वेशन को देख रहे हो, यानी ये क्या है, थर्ड ऑब्जर्वेशन है, तो यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं कि E2 इज इक्वल टू E3, क्या मैं बोल सकता हूं कि N2 इज इक्वल टू N4, क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं। तो जिनको लगता है कि मैं ये चीज बोल सकता हूं तो वो बिल्कुल गलत है। क्यों, यहां पे चेंज हो गई है, यहां पे चेंज हो चुकी है। आप अगर जो वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स देखोगे तो वो भी कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं, और पोरोसिटी अगर जो मैं देखूं तो वो भी कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। जिसको ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि E2 और E3 कैसे चेंज हुआ है, तो मैं यहां पे बताता हूं कि देखो, हम जब पोरोसिटी की बात करते हैं तो पोरोसिटी और वॉइड रेशियो बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड्स, राइट। पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ अ टोटल। इतना क्लियर हो गया, राइट। तो फर्स्ट एंड जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है, क्या उसमें वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, माय क्वेश्चन इज कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, तो नहीं, इन दोनों में वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स चेंज नहीं हो रहे, इसलिए मैं E1 और E2 को दोनों को क्या रख रहा हूं, सेम रख रहा हूं। लेकिन जब मैं वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स किस में बात कर रहा हूं, थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं, तो वहां पे तो वो चेंज हो रही है। अगर वो चेंज हो रही है तो E और जो N है वो दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, वो दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहां पे क्या है, इस कंडीशन में आप कभी नहीं बोल सकते कि E2 E3 के बराबर है और N2 इज इक्वल टू N4, पोरोसिटी इज इक्वल टू N4। समझ में आया क्या बोला मैंने, राइट। तो इतना समझ में आया। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे वाटर कंटेंट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं ना, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, वॉल्यूम में भी चेंज देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अगर किसी क्ले को देखूं तो क्ले में क्या हो रहा है कि क्ले अगर मैं बिल्कुल ड्राई कंडीशन में ले रहा हूँ, किसी भी ड्राई कंडीशन में ले रहा हूँ, या फिर मैं किसको मॉइस्ट कंडीशन में ले रहा हूँ, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, क्ले को क्या कर रहा हूँ, उसको पूरा फुली सैचुरेटेड कर रहा हूँ, यानी फुली सैचुरेटेड कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में एक्ट करेगा, है कि नहीं। जब मैं उसको ड्राई कर रहा हूँ, अब क्या करूँ कि आप ना क्ले लो, अब इस क्ले को क्या करो, पूरा का पूरा ओवन में डाल दो। जब आप ओवन में डालोगे तो जैसे ओवन में डालते हैं तो लिट्टी चोखा बनाते हैं, ठीक है। तो जब लिट्टी चोखा बनाते हैं तो वो देखो कितनी हार्ड होती है, ठीक है, वो कितनी हार्ड होती है। क्यों, क्योंकि उसमें कोई भी क्या है, कोई भी उसमें वाटर का कंटेंट नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड की तरह एक्ट कर रही है। तो वो किस तरह की एक्ट कर रही है, वो एक सॉलिड स्टेट में है, उस टाइम पे किसमें है, वो सॉलिड स्टेट में है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करो उसमें, क्या करो आप इसी, ये जो क्ले है, अब कोई और क्ले ले लो, ठीक है। अब क्ले लिया आपने, अब आपने क्ले में क्या किया, थोड़ा सा उसमें पानी मिलाया। अब थोड़ा सा पानी मिलाया तो जैसे पॉटर होता है, तो वो किसी भी छोटी सी क्ले को क्या बना देता है, किसी भी मटके की शेप में बना देता है, राइट, बना देता है कि नहीं। जब उसमें क्या होता है, थोड़ा सा पानी होता है, तो वो क्या कर रही है, वो एक्ट क्या कर रही है, वो एक्ट कर रही है एज अ प्लास्टिक, प्लास्टिसिटी होती है उसमें। दैट इज वाई वो क्या करती है, एक तरह की वो मतलब स्ट्रेच हो जाती है विदाउट अ क्रैक्स। तो आप क्या बोल सकते हैं कि वो एक तरह की क्या कर रही है, प्लास्टिक स्टेज में, उस टाइम पे किसमें है, वो प्लास्टिक स्टेज में, प्लास्टिक स्टेज में। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी क्ले को अगर मैं बहुत ज्यादा पानी मिला दूं इसमें, ठीक है, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा पानी मिला दूं, तो जैसे मैंने गिलास का एग्जांपल लिया था, तो जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड की तरह एक्ट करेगी, वाटर प्लस जो क्ले है वो निकल जाएगी। अगर जो मैं इसको टिल्ट कर दूंगा, मान लो इसको 90 डिग्री मैंने क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, तो यहाँ से क्या नीचे को गिरेगी, तो नीचे को क्या क्या गिरेगा, वाटर और क्ले। तो उस स्टेट पे किस तरह की एक्ट करिए, लिक्विड स्टेज की तरह, वो लिक्विड स्टेज में है। तो समझ में आया क्या, मैंने एग्जांपल क्या बोला कि डिफरेंट वाटर कंटेंट में। अब यहाँ पे वाटर कंटेंट डिफरेंट है ना, यहाँ पे वाटर कंटेंट क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा वाटर कंटेंट पार्शियली सैचुरेटेड है, अभी पार्शियली सैचुरेटेड है, और ये क्या है, हमारा सैचुरेशन जिसकी क्या है 1 है उस स्टेट में। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट वाटर कंटेंट में तो क्ले तो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट कर रही है, राइट। और इसी चीज को जो हमको बताता है, कौन बताता है, अटरबर्ग कर्व होता है, ठीक है। अटरबर्ग ने क्या बताया हमको, एक अटरबर्ग ने हमको एक कर्व दिया है, उस कर्व का नाम क्या है, कंसिस्टेंसी कर्व। क्या है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कर्व, राइट। अटरबर्ग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या दिया हमको, कंसिस्टेंसी कर्व दिया है, जो हमको क्या बताएगा कि डिफरेंट स्टेट में किस तरह से हमारा क्ले या फिर कोई भी फाइन ग्रेन किस तरह से एक्ट कर रही है, राइट। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। तो अटरबर्ग ने कर्व दिया हमको, एक अटरबर्ग साइंटिस्ट ने कर्व दिया जिसका नाम है कंसिस्टेंसी कर्व, जिसके एक्स एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे है हमारे वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट, और हमारी वाई एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम,
क्या है, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है। क्या दिया एटमबर्ग ने, एक कंसिस्टेंसी कर्व दिया और उस कंसिस्टेंसी कर्व का क्या नाम है, कंसिस्टेंसी कर्व दिया है, और उसके वाई एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, वाटर कंटेंट है। इतना क्लियर हो गया, मैं पॉइंट पॉइंट करके बता रहा हूं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो कि वाटर कंटेंट, इसी को देख रहे हैं ना, जब वाटर कंटेंट क्या था हमारा, अभी वी सॉलिड है, वाटर कंटेंट जब हमारा 0 था तो उस केस में जो हमारा वॉल्यूम था वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम क्या था हमारा उस टाइम। अगर इस वॉल्यूम को देखूं मैं तो ये वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ द एस। अगर जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूं किससे, वॉल्यूम ड्राई से, क्यों बोल रहा हूं मैं ड्राई, क्योंकि इस स्टेट में क्या पानी नहीं है, तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वॉल्यूम ड्राई से कर रहा हूं रिप्रेजेंट। तो ये अगर जो वॉल्यूम ड्राई है तो ये वाला इसका भी क्या हो जाएगा, अगर जो ये V2 है तो क्या मैं यही बोल सकता हूँ कि V ड्राई जो है वो V2 के बराबर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वॉइड चेंज नहीं हो रहे। अगर वॉइड चेंज नहीं हो रहे तो जो वॉल्यूम एट ड्राई पे था वो वॉल्यूम ऑफ एट 2 पे भी आएगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो हमने पानी मिलाया है, तो बेटा पानी मिलाया है तो वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, एयर की रिप्लेसमेंट में पानी आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम एट ड्राई पे और वॉल्यूम एट 2 पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ 2 पे। तो अब जब मैंने वाटर कंटेंट 0 पे देखा है, ये वाटर कंटेंट है यानी यहाँ को इंक्रीजिंग स्टेट पे, तो जब मैंने वाटर कंटेंट 0 पे देखा है तो उस टाइम पे वॉल्यूम कितना है, उस टाइम पे वॉल्यूम जो है वो VD है कि नहीं, वो VD है, राइट, तो VD है। अब नेक्स्ट क्या है कि जब हम सैचुरेशन की बात कर रहे हैं, मान लो कि सैचुरेशन, अब वाटर कंटेंट 0 था तो हमको पता लगा कि भाई वॉल्यूम एट ड्राई है। अब जब मैं सैचुरेशन 1 की बात कर रहा हूं, जब वॉइड्स में क्या है, सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो उस केस में वॉल्यूम क्या है, V2 है, और V2 किसके बराबर है, VD के बराबर है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वाटर कंटेंट जब हमारा 1 हो गया है, वाटर कंटेंट क्या हो गया हमारा, 1 हो चुका है, तो उस केस में जो वॉल्यूम है वो तब भी क्या रहा है हमारा, V2 ही रहा है। V2 मतलब यहां पे बोल सकते हैं कि V2 बराबर है VD के, है कि नहीं, ये चीज आपको क्लियर होगी, राइट। अब क्या हो रहा है कि जब हमने इसमें यहां पे देखो, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी मिलाया, क्या मिलाया है, एक्स्ट्रा पानी हमने जब मिलाया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा वॉइड्स जो है वो बढ़ रहा है, यानी अब मैं जैसे जैसे पानी मिलाता जाऊंगा ना, इसका वॉइड्स ना वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे इसको अगर जो मुझे रिप्रेजेंट करना है कंसिस्टेंसी कर्व में, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे हम देखो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, ये वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। और ये स्टेट को क्या बोलूंगा मैं, जहां पे सैचुरेशन जो है वो 1 है, लेकिन उसको क्या बोलते थे हम, सुपर सैचुरेशन का केस है। तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, ये वाला केस हो जाएगा हमारा जस्ट सैचुरेशन का केस। और जस्ट सैचुरेशन के केस में जो हमारा एस था वो कितना था, एस इज इक्वल टू 1, है ना। अगर किसी को नहीं पता लग रहा है तो जाके आप फेज डायग्राम को देखो, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फेज डायग्राम में आपको दिख रही है कि जस्ट सैचुरेशन के केस में एस जो है वो क्या है, 1 है। और सैचुरेशन 1 और सैचुरेशन सुपर सैचुरेशन के केस में भी सैचुरेशन 1 है, लेकिन उसको सुपर सैचुरेशन केस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा था, क्या बढ़ रहा था इधर, वॉल्यूम बढ़ रहा था। तो इतना क्लियर हो गया जो भी मैंने बताया, राइट। अब ये चीज जो है मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने अच्छे से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। अब क्या होता है ना कि सबसे पहले हम अगर जो बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल मान लो कि आप क्या करते हो, घर पे आपके घर पे रोटी बनती है, राइट। अब रोटी बनती है तो उसके लिए पहले आटा गूंदना पड़ता है, ठीक है। अब आटा गूंदने के लिए आपकी मम्मी अगर जो आटा गूंदती है तो बहुत अच्छे से गूंदती है, राइट। अब मान लो कि आज आपको ड्यूटी मिली कि भाई आज आपने क्या करना है, आटा गूंदना है, घर पे कोई नहीं, राइट। तो हम क्या करते हैं, आटा गूंदते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो नौसिखिए होते हैं ना, उन्हें लगता है कि आटा गूंदने के लिए क्या करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, और वो डालते हैं एक्सेस में पानी, ठीक है। तो मान लो कि आपने यहाँ पे क्या ले लिया है, आटा ले लिया है, गेहूं का जो भी आप आटा लेते हो। तो जब मम्मी मिलाती है आटा तो मम्मी क्या करती है, 1 कप ऑफ वाटर, है ना, वो डालती है। लेकिन जब आप लोग मिलाते हैं तो क्या करते हैं, 1 जग ऑफ वाटर वो मिला देते हैं। अब जब 1 जग ऑफ वाटर आप मिलाते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो खराब हो गया सारा, तो आप क्या करते हैं, इसको डस्टबिन में फेंक देते हो। अब जब डस्टबिन में आप इसको फेंकोगे ना, तो आटा क्या एक्ट करेगा, एज अ लिक्विड की तरह एक्ट करेगा, करेगा कि नहीं, लिक्विड की तरह। तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं हम, एज अ लिक्विड स्टेट हम बोलते हैं, है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विड स्टेट। तो जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट इंक्रीज करते जाओगे ना, एक स्टेट के बाद क्या होगा, वो लिक्विड की तरह एक्ट करेगा, तो हम इसको बोलते हैं लिक्विड स्टेज। क्या बोलते हैं हम इसको, कौन सा स्टेज, लिक्विड स्टेज बोलते हैं, राइट। अब क्या होता है कि जब घर पे मम्मी होती है तो मम्मी क्या करती है, आटा बनाती है, छोटी सी लोई लेती है, और लोई मतलब वो छोटा सा लोई बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, जो आटे को बहुत बड़ा सा होता है ना, उसको डो को काटते हैं छोटा छोटा, और इसकी एक लोई बनाती है, और लोई से क्या बनाती है, एक बढ़िया रोटी बनाती है। अब इस रोटी को बनाते हैं, तो इस रोटी को जब भी बनाते हैं तो आपको देखेगा कि इसमें एक भी क्रैक्स नहीं होते, ठीक है, होते कि नहीं, इसमें एक भी क्रैक्स नहीं होते, और रोटी बढ़िया गोल बनती है और फूलती भी है। तो इस केस में जब इसको डिफॉर्म किया, क्या किया, इसको डिफॉर्म किया, और डिफॉर्म करके एक बड़ी चपाती में चेंज कर दिया। तो जब डिफॉर्म किया है तो उसमें प्लास्टिसिटी होती है, दैट इज वाई क्या होगा, प्लास्टिसिटी मैंने बताया था, डिफॉर्मेशन विदाउट अ ब्रेक, विदाउट अ क्रैक। तो विदाउट अ क्रैक जब आप डिफॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो एक बड़ी रोटी की शेप ले रही है।
तो इसको बोलते हैं हम प्लास्टिक स्टेज। तो इसको क्या बोलते हैं नेक्स्ट, जब हम क्या बोल रहे हैं, प्लास्टिक स्टेज आती है, राइट। अब कई बार क्या होता है कि आटा ज्यादा गूंद दिया है, तो आटा अगर जो ज्यादा गूंद दिया है, तो अगर ये आटा ज्यादा गूंद दिया है और जितना खाना बनाना था वो बना दिया, तो अगर जो वो फ्रिज में ना रख दिया, एक्स्ट्रा जो हमारा बनता है ना रोटी, अगर जो वो एक्स्ट्रा हम फ्रिज में ना रख के उसको बाहर रखे, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर ना जो ऊपर का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और उस ड्राई रोटी को जब आप उस ड्राई से एक लोई बनाओगे और उस लोई को आप अगर जो फुल्के में कन्वर्ट करोगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ना क्रैक्स आने लग जाएंगे। अगर जो आपको नहीं लग रहा है ये पता, तो आप आज ऐसा करना कि जो भी एक्स्ट्रा आटा बचेगा आपके घर में, उसको क्या करना, फ्रिज में मत डालना, उसे बाहर रखना। और जो एक्स्ट्रा जो बचेगा, जो उसकी टॉप लेयर होगी ना, उसकी टॉप लेयर में आपको काला काला सा कुछ दिखेगा। अब वो काला काला सा जो भी दिखता है ना, वो एज क्या होता है, जब हम इसको रोटी बनाते हैं तो क्या होता है, ऊपर का पार्ट क्या होता है इसका, सॉलिड होता है, लेकिन अंदर का कुछ पार्ट क्या होता है इसका, इसका कुछ पार्ट क्या होता है एज अ, एक तो देखो सॉलिड होता है, कुछ पार्ट इसका क्या होता है एज अ प्लास्टिक की तरह एक्ट करता है। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं हम सॉलिड, या फिर क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड स्टेज। क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड स्टेज। तो नेक्स्ट प्लास्टिक स्टेज के बाद क्या आती है, सेमी सॉलिड स्टेज, राइट। अब आप क्या करो, जो भी आपने आटा लिया है इसको ओवन में डाल दो। जब आप क्या करते हो, ओवन में डालते हो, तो क्या होता है, एक लोटी जो हमारी बिहार में बनती है जैसे लेटी चोखा, तो वो लेटी चोखा जो बनाते हैं, तो वो देखी होगी आपने कितनी हार्ड होती है। तो हार्ड होती है, तो उसमें क्या, उसको क्या बोल सकते हैं हम, सॉलिड। तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं हम, सॉलिड। तो नेक्स्ट स्टेज कौन सी है हमारी, दैट इज द सॉलिड। तो क्लियर हो गया कैसे कैसे आए, लिक्विड स्टेज, प्लास्टिक स्टेज, सेमी सॉलिड स्टेज, और फिर नेक्स्ट क्या आ गई हमारी, सॉलिड स्टेज आ गई। तो आपने इससे समझा कि जब से जैसे हम वाटर कंटेंट को कर रहे हैं ना, जैसे हम वाटर कंटेंट को चेंज कर रहे हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, वाटर कंटेंट को चेंज कर रहे हैं, तो वाटर कंटेंट के चेंज होने से क्या हो रहा है कि वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो रही है, राइट। वॉल्यूम क्या कर रहा है, इसका इंक्रीज कर रहा है, यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि वो स्वेल कर रहा है, यहां पे क्या बोल सकते हैं, स्वेलिंग, राइट। और जैसे जैसे अगर मैं इसका वाटर कंटेंट डिक्रीज करता जाऊं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, वो क्या होता है, वो फिनोमिना को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं श्रिंकेज। क्या बोलते हैं, श्रिंकेज। लेकिन इसकी ना श्रिंकेज की ना एक लिमिट है, एक ऐसी लिमिट जहां तक वो श्रिंक करेगा और उसके बाद वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है। देखो यहां तक तो वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो रहा है, राइट। पर जब हम यहां पे देखेंगे, तो यहां इस पॉइंट के बाद इसका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट हो जा रहा है। तो ये क्या होती है हमारी, दैट इज WS। और इस लिमिट को, इसको लिमिट को क्या बोलते हैं हम, दैट इज नोन एज अ श्रिंकेज लिमिट। क्या है, श्रिंकेज लिमिट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जब हम वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं, यानी हम जब वाटर कंटेंट को डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट तो आ रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां पे वॉल्यूम में डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, वॉल्यूम उसके बाद क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट। इनकी अगर नोटेशन दूं तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, WP। क्या है, वाटर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट, वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट, राइट। और इसका क्या है कि वॉल्यूम एट अ प्लास्टिक लिमिट एंड वॉल्यूम एट अ लिक्विड लिमिट, राइट। ये सारी इसकी क्या कर दी, नोटेशन कर दी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो अटरबर्ग है ना, उसने कंसिस्टेंसी, क्या बोल सकते हैं कि जब हम अटरबर्ग देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं कि अटरबर्ग ने डिफाइन किया है, अटरबर्ग डिफाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सॉइल, द कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल इन 4 स्टेजेस, 4 स्टेजेस। और वो स्टेजेस कौन कौन से हैं, सबसे पहला कौन सा है हमारा, लिक्विड, सेकंड है प्लास्टिक, फिर है सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड, और लास्ट वन क्या है हमारा, सॉलिड, राइट। 3 and 4, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या लिखना है आपको, नोट पॉइंट 2 क्या लिखना है कि जब हम dy/dx देखते हैं ना, तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर है, दैट इज VL माइनस VP डिवाइडेड बाय WL माइनस WP इज इक्वल्स टू VP माइनस VD डिवाइडेड बाय WP माइनस WD, राइट। और जब हम बात करें किसकी, VL माइनस VD की डिवाइडेड बाय WL अपॉन WS, वो सबको हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं इसका क्या मतलब है, क्या कर रहे हैं हम, कांस्टेंट मान रहे हैं, राइट। तो इसका क्या मतलब है, नोट पॉइंट 2 का क्या मतलब है कि dy/dx जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम जब कर्व को देख रहे हैं ना, तो हम इस कंसिस्टेंसी कर्व को देख रहे हैं, तो इस कंसिस्टेंसी कर्व में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर जब मैं क्लेई सॉइल की बात करूं, किसकी बात करूं, क्लेई सॉइल की, तो क्लेई सॉइल में जब मैं पानी ऐड कर रहा हूं, तो उसमें क्या दिख रहा है आपको कि वॉल्यूम में ग्रेजुअली क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, ग्रेजुअली क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। और जैसे जैसे मैं इसका पानी निकाल रहा हूं, तो वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, मतलब है ना। तो ये जो चेंज है ना, ये चेंज क्या है, यूनिफॉर्म है, पर ये यूनिफॉर्म किसमें, एक स्पेसिफिक स्टेट में है,
फॉर एग्जाम्पल सेमी सॉलिड से लेकर प्लास्टिक तक, या फिर प्लास्टिक से लेकर किसमें सेमी सॉलिड तक, या फिर क्या बोल सकते हैं कि प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट को, या फिर लिक्विड स्टेट को टू द प्लास्टिक स्टेट। तो ये यूनिफॉर्म का है, ये इन दोनों के बीच में किसी एक पर्टिकुलर फेज में, ये फेज है ना एक, इस पर्टिकुलर फेज में क्या देख रहे हैं हम कि जो हमारा कर्व है वो क्या कर रहा है, एक यूनिफॉर्म कर्व बना रहा है, यानी इनका रिलेशनशिप क्या है, लीनियर रिलेशनशिप दिख रहा है हमको बिटवीन एक पर्टिकुलर फेज। बट इन जो रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ में ये जो स्लोप है ना, ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग एनालिसिस के लिए हम एक फेज से लेकर दूसरे फेज के बीच में हम क्या मानते हैं, एक कांस्टेंट स्लोप हमें मिलेगी। क्या मिलेगी? एक कांस्टेंट स्लोप मिलेगी, ताकि हम क्या कर सके, एक अजम्पशन लेते हैं, ताकि हम सिंप्लीफाई कर सके फॉर द इंजीनियरिंग एनालिसिस। इससे होगा क्या, इससे पता क्या होगा कि जब हम देख रहे हैं श्रिंकेज लिमिट, मैंने अभी बताया था ना आपको श्रिंकेज लिमिट, अभी क्या है मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे, ताकि हम क्या कर सके, श्रिंकेज लिमिट को या फिर हम क्या बोले प्लास्टिक लिमिट को, इन सबको हम क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके इजीली, ताकि हम इन सबको क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके, तो ईज हो जाता है। अब बेसिकली ये जो सारा का सारा है, ये होता क्या है, जैसे कि कोई सॉइल है, ठीक है, अभी सॉइल क्या कर रही है, प्लास्टिक से लेकर अगर जो वो सेमी सॉलिड की तरफ जा रही है ना, तो उस जो स्टेट है ना, उस स्टेट में क्या होगा, स्लोप जो है हमारी चेंज नहीं होगी। अगर जब हम ऐसा अजम्पशन कर रहे हैं तो क्या होगा कि उसमें जो भी हमारे ट्रांजिशन हो रहा है सेमी सॉलिड से लेकर प्लास्टिक स्टेज में या फिर क्या लिक्विड स्टेज की तरफ हो जा रहा है, तो इसमें क्या है कि जो भी ट्रांजिशन है वो कोई भी ट्रांजिशन में चेंज नहीं आ रहा है, तो दैट इज वाई जो स्लोप है वो क्या हो जाएगी, हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये सिंपलीफाई करने के लिए अजम्पशन लिया जाता है, ताकि हम क्या बोल सके कि जो भी स्लोप है वो स्लोप क्या रहे, हमारी कांस्टेंट रहे फॉर द पर्टिकुलर फेज, पर्टिकुलर फेज, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, फॉर द पर्टिकुलर फेज ये क्या रहे, सिंप्लीफाई रहे, मतलब फॉर द पर्टिकुलर फेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि जब हम किसकी बात कर रहे हैं कि वाई वी आर टेकिंग, वाई वी आर अज्यूमिंग टू बी कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, ठीक है। क्यों मान रहे हैं हम इनको कांस्टेंट? सबसे पहला क्या है कि जो फाइन ग्रेन है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल जो है, ठीक है, जो भी फाइन ग्रेन सॉइल है, इनका जो बिहेवियर है, इनका जो बिहेवियर है वो क्या होता है, एक तरह का प्रिडिक्टेबल डाटा है, प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल क्या है, डाटा है। तो प्रिडिक्टेबल डाटा की वजह से क्या है कि एक यूनिफॉर्म चेंज मिल रहा है हमें, यहां पे क्या लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म चेंज हमारे को मिल रहा है, मिल रहा है। और क्यों लेते हैं हम इसको कांस्टेंट? सेकंड ऑफ ऑल हम इसलिए लेते हैं ताकि हम सिंप्लीफाई कर सके, क्या कर सके, सिंप्लीफाइड अजम्पशन होती है फॉर द एनालिसिस, अजम्पशन फॉर एनालिसिस, ताकि हम क्या निकाल सके, श्रिंकेज लिमिट निकाल सके, इजीली कैलकुलेट कर सके श्रिंकेज लिमिट, या फिर क्या बोल सकता हूं मैं, प्लास्टिक लिमिट। तो अभी मत सोचना कि ये क्या होता है प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, राइट। और थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड ये है कि जो यही है, ठीक है, ये दो पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अंडरस्टैंड करवा देगा आपको कि हम स्लो को क्या कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं। तो कंक्लूजन बताऊं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि कंसिस्टेंसी कर्व के, कंसिस्टेंसी कर्व है ना ये, तो ये जो कंसिस्टेंसी कर्व है ये एक फेज में वॉल्यूम वाटर कंटेंट के साथ यूनिफॉर्मली रेट में चेंज कर रहा है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो फेज के लिए जो भी हमारा स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो भी हमारा स्लोप रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो समझ में आया क्यों लिखा हमने ये सब, राइट। और एक और पॉइंट है, दैट इज कि जब हम बात करते हैं इसकी वाटर कंटेंट की, तो वाटर कंटेंट जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज को जा रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी लिमिट, या फिर बोलते हैं अटरबर्ग लिमिट, और अटरबर्ग लिमिट बोलते हैं, राइट। ये दो पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला क्या है कि इसकी जो स्लोप रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, मैंने बता दिया क्यों रहेगी इसकी कांस्टेंट। सेकंड क्या है, जिस भी वाटर कंटेंट में हम देख रहे हैं, तो एक स्टेज से लेकर जब दूसरी स्टेज को जाएगा ना, तो हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट, या फिर क्या बोलते हैं, अटरबर्ग लिमिट बोलते हैं। समझ में आया क्या बोलते हैं। अब जो हमने बात की थी कि जो अटरबर्ग है उसने डिफाइन की कंसिस्टेंसी ऑफ अ सॉइल फॉर द फोर स्टेज, लिक्विड स्टेज, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो इन सबको अंडरस्टैंड करना जो है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दूसरा क्या है जो अभी मैंने बताया उसको नोट पॉइंट में लिख लो। क्या बोला मैंने अभी कि जब हम देख रहे हैं द वाटर कंटेंट, जो वाटर कंटेंट है, एट विच सॉइल पोजेसेस, एट विच सॉइल passes from one stage to another, to other stage of consistency is termed as consistency limit। क्या बोलते हैं उसको हम, consistency limit बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं हम उसे, अटरबर्ग लिमिट बोलते हैं, अटरबर्ग लिमिट, ठीक है। ये समझ में आया। अब क्या करना है हमें, राइट। तो इतना समझ में आया कि हमारे क्या है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे अटरबर्ग ने हमको 3 लिमिट्स दी है, अटरबर्ग हैज गिवन द 3 लिमिट्स, और ये 3 लिमिट्स कौन सी है, लिक्विड लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, और कौन सी है, हमारा प्लास्टिक लिमिट,
कौन कौन सी? लिक्विड लिमिट, श्रिंकेज लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। और ये लिमिट्स ना पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ताकि हमें पता चल सके, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ना हमें क्या पता करना होता है, किसी भी सॉइल की स्ट्रेंथ के बारे में पता करना होता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है ना, स्टेबिलिटी कितनी है, कितनी स्टेबल है वो, और क्या पता करना होता है कि वो कितनी सुटेबल है फॉर द पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन। जो भी आप अगर जो हैवी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके लिए सॉइल की कितनी रहेगी। तो इन सब की वजह से, और ये जो हमारी ये क्या है ना, ये जो लिक्विड लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट है और ये प्लास्टिक लिमिट है, ये क्या है, ये हमें बताती है कि सॉइल का ना मॉइस्चर के साथ क्या बिहेवियर है, कि मॉइस्चर के साथ सॉइल का क्या बिहेवियर है, सॉइल का बिहेवियर को हमको बताती है, सॉइल के बिहेवियर को बताती है। जैसे कि अगर जब मैं लिक्विड लिमिट की बात करूं तो लिक्विड लिमिट हमें यह बताती है ना कि सॉइल ज्यादा सॉफ्ट तो नहीं है। अगर सॉइल ज्यादा सॉफ्ट होगी तो वो हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए क्या हो सकती है, यानी फाउंडेशन के लिए क्या हो सकती है, वो रिस्की हो सकती है। तो हमें कौन बताता है? ये लिक्विड लिमिट। बेसिकली लिक्विड लिमिट बताता है कि जो भी हमारी सॉइल है वो कितनी वेट होगी, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जब वो वेट होगी ना तो वो कितना फ्लो कर जाएगी। अगर जब आप सॉइल को लो और सॉइल में क्या करो, पानी डाल दो, तो सॉइल में अगर जो तुम पानी डाल दोगे तो वो कितने मिनिमम वाटर कंटेंट पे फ्लो करना चालू कर जाएगी, क्या करने लग जाएगी, फ्लो करना चालू कर जाएगी। तो उसको बोलते हैं हम लिक्विड लिमिट। ठीक है। सिमिलरली अगर जब मैं प्लास्टिक लिमिट की बात करूं तो ये हमें बताता है कि सॉइल की ना क्या वर्क, अभी मैं सीमेंट नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन स्टिल मैं अभी बता रहा हूं, ऐसे ही बता रहा हूं। चलो ऐसे मान लो कि प्लास्टिक लिमिट क्या बताता है हमको, स्ट्रेंथ बताता है कि सॉइल की क्या स्ट्रेंथ रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो स्ट्रेंथ, और एक और चीज होती है दैट इज द वर्केबिलिटी। अभी आपको पता नहीं चलेगा वर्केबिलिटी क्या है, बट इसको मैं सीमेंट में बताऊंगा आपको अच्छे से। ठीक है। तो प्लास्टिक लिमिट हमें क्या बताता है कि सॉइल की क्या स्ट्रेंथ रहेगी और क्या रहेगी हमारी प्लास्टिक लिमिट। और श्रिंकेज लिमिट ये बताता है कि सॉइल कहीं ज्यादा श्रिंक तो नहीं हो रहा है। अगर वो ज्यादा श्रिंक हो रहा होगा ना तो हमारी जो बिल्डिंग्स है ना उसमें क्या आ सकते हैं, क्रैक्स आ सकते हैं। तो ये सारे लिमिट्स जो है ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझ में आया? मैंने क्या बताया कि देखो अटरबर्ग ने 3 लिमिट्स दिए। कौन कौन से दिए? लिक्विड लिमिट दे रखी है, श्रिंकेज लिमिट दे रखी है, प्लास्टिक लिमिट दे रखी है, राइट। अब लिक्विड लिमिट क्या बताती है कि मिट्टी कब तक कितनी वेट होगी कि वो फ्लो करना चालू कर जाएगी। अगर सॉइल में लिक्विड लिमिट हाई होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, वो सॉफ्ट होगी, और वो सॉफ्ट होगी तो क्या होगा, किसी भी फाउंडेशन के लिए वो रिस्की होगी। समझ में आया? और दूसरा क्या बोला मैंने कि जो प्लास्टिक लिमिट होती है वो हमें क्या बताएगी कि सॉइल कितनी स्ट्रेंथ है या फिर उसकी कितनी वर्केबिलिटी है। ठीक है। तो ये क्या बताएंगे हमको, मतलब ये प्लास्टिक लिमिट हमें ये बताती है कि जो भी सॉइल है ना वो कब तक शेप लेगी, वो हमें कौन बताता है, सॉइल कब तक शेप लेगी, कब तक क्या लेगी, शेप ले सकती है, उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। इसको ऐसे ना समझना कि मैं ऐसे लिखा रहा हूं, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा आपको कि प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, और इन्हें ढूंढा किस तरह से जाता है, द डिटर्मिनेशन ऑफ द लिक्विड लिमिट या फिर श्रिंकेज लिमिट या फिर प्लास्टिक लिमिट। तो ये सब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। बस मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि अटरबर्ग लिमिट्स हमें ये बताता है कि सॉइल का बिहेवियर विद द चेंज इन द मॉइस्चर कंटेंट। समझ में आया? लिक्विड लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट हमें क्या बताता है कि वो मिनिमम कंटेंट जिसमें सॉइल क्या करने लग जाए, फ्लो करने लग जाए, वो क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट। श्रिंकेज लिमिट क्या हो गया कि मतलब जैसे बहुत ज्यादा ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि सॉइल जो है वो ज्यादा श्रिंक तो नहीं हो रही है। अगर वो ज्यादा श्रिंक हो रही है तो बिल्डिंग में क्या आ सकते हैं, क्रैक्स आ सकते हैं। और डेफिनेटली लास्ट वन क्या है, द प्लास्टिक लिमिट। ठीक है। स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी के बारे में बताता है। तो समझ में आया हमने क्या बात की। तो सबसे पहला कौन सा है, लिक्विड लिमिट। तो यही पढ़ते कि सबसे पहला कौन सा हमारा, लिक्विड लिमिट, राइट। तो लिक्विड लिमिट हमने क्या कर दिया, यहां पे लिख दिया। सबसे पहले क्या है लिक्विड लिमिट में कि ये इसकी डेफिनेशन। ठीक है। लिक्विड लिमिट जिसको मैं शो किससे करूंगा, एलएल से शो करूंगा। ठीक है। ये क्या है, एक मिनिमम कंटेंट है जहां पे मिनिमम वाटर कंटेंट है एट विच सॉइल चेंजेस फ्रॉम प्लास्टिक स्टेज टू लिक्विड स्टेज। ठीक है। और बिगेन्स टू फ्लो अंडर इट्स ओन वेट। समझ में आया क्या लिखा है कि लिक्विड लिमिट वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जहां पे सॉइल प्लास्टिक स्टेज से लेकर लिक्विड स्टेट की तरफ जाती है और फ्लो करना चालू कर जाती है, वो भी खुद के वेट से। इट इज द पॉइंट जहां पे सॉइल जस्ट इनफ वाटर हो जिसमें सॉइल में, ताकि वो फ्लो कर सके थोड़ा सा, बट अपनी शेप जो है वो होल्ड कर सके मोमेंटरली। ठीक है। समझ में आया लिक्विड लिमिट का क्या है। लिक्विड लिमिट क्या है, यहाँ पे अगर जब मैं कर्व में देखूं आपको, तो लिक्विड लिमिट यहाँ पे क्या है कि लिक्विड लिमिट वो स्टेज है जहां पे जो हमारे सॉइल है वो प्लास्टिक स्टेज को छोड़ के कहां जाती है, लिक्विड स्टेज की तरफ जाती है। तो ये क्या होगी, हमारी एक लिक्विड लिमिट होगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि लिक्विड लिमिट क्या होती है। वही चीज क्या है हमने यहाँ पे लिखी है कि डिटर्मिनेशन ऑफ अ लिक्विड लिमिट। और यहाँ पे क्या लिखा है, ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जहां पे सॉइल जो है वो अपना प्लास्टिक स्टेज से लिक्विड स्टेज की तरफ जाती है और बिगिंस टू फ्लो अंडर इट्स ओन वेट। इट इज द पॉइंट वेयर द सॉइल इज जस्ट इनफ वाटर टू फ्लो स्लाइटली बट होल्ड इट शेप। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपने सर ये तो बोल दिया, चलो हमको डेफिनेशन पता लगी कि मिनिमम वाटर कंटेंट है। अब क्वेश्चन उठा है कि सर ये मिनिमम वाटर कंटेंट क्यों बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वाटर कंटेंट क्यों बोल रहे हैं कि लिक्विड लिमिट वो मिनिमम वाटर कंटेंट है, ये क्यों बोल रहे हैं। तो जब अगर मैं इसको ध्यान से बताऊं तो देखो हम क्या करते हैं, अगर जी कोई भी सॉइल ली, ठीक है, इसमें क्या करो, एक्स्ट्रा वाटर डाल दो। अगर तुमने सॉइल में मिनिमम वाटर ना डाल के क्या किया, तुमने एक्स्ट्रा वाटर डाल दिया,
एक्स्ट्रा वाटर डाल दिया, ऐड कर दिया, तो क्या होगा, सॉइल उसी टाइम पे क्या कर जाएगी, फ्लो करना शुरू कर जाएगी, करेगी कि नहीं, है कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही कि जब हम मिनिमम कंटेंट नहीं ले रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें एक्स्ट्रा पानी डाल रहे हैं। जब तुम एक्स्ट्रा पानी डालोगे तो सॉइल क्या है, सॉइल भी फ्लो करेगी, मतलब वो ऑलरेडी किसमें होगी, लिक्विड बन चुकी होगी, क्या बन चुकी होगी, लिक्विड बन चुकी होगी। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट पे सॉइल क्या है, वो लिक्विड पॉइंट है, लिक्विड पॉइंट तक क्या करेगी, वो लिक्विड पॉइंट तक बिहेव करती है। यानी इसलिए हम क्या करते हैं कि मिनिमम वाटर कंटेंट बोलते हैं, ताकि सॉइल जो है लिक्विड की तरह क्या करे, एक्ट करे, यानी बिहेव करे, बिहेव लाइक अ लिक्विड। हम क्या बोल रहे हैं कि वो ना लिक्विड की तरह बिहेव नहीं करनी चाहिए, वो किस तरह, वो ना लिक्विड की तरह क्या करनी चाहिए, बिहेव करनी चाहिए, मतलब वो उसकी तरह बिहेव करनी चाहिए, वो फ्लो करनी चाहिए, लेकिन अपनी शेप जो है वो होल्ड करके रखे, अपनी शेप क्या कर रखे, पकड़ के रखे, जो भी शेप है उसकी वो पकड़ के रखे। यानी वो ट्रांजिशन पॉइंट जहां पे वो प्लास्टिक स्टेज को छोड़ के लिक्विड स्टेज में जा रही है, लिक्विड स्टेज में जा रही है, पर हम ये नहीं चाहते कि वो लिक्विड की तरह एक्ट करे, वो हम ये नहीं चाहते कि वो लिक्विड ही बन जाए, हम ये चाहते हैं कि वो क्या करे, बिहेव करे एज अ लिक्विड। तब हम बोल रहे हैं कि वो ना मिनिमम वाटर कंटेंट होना चाहिए जहां पे सॉइल जो है वो एज अ लिक्विड की तरह बिहेव करे, यानी वो फ्लो करना शुरू कर जाए, ठीक है, पर अपनी शेप को भी क्या कर सके, होल्ड करके रख सके। तो समझ में आया कि यहाँ पे मिनिमम वाटर कंटेंट क्यों लिया है ना, कि क्यों बोल रहे हैं मिनिमम वाटर कंटेंट, तो समझ में आया कि हमने वाटर कंटेंट क्यों बोला। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि हमें पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ अ लिक्विड लिमिट, ठीक है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ अ लिक्विड लिमिट क्या होता है, ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट समझ आ गया ना आपको, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब वो एक्ट करेगी एज अ, अब ये लिक्विड लिमिट को डिटर्मिन करने के लिए क्या होते हैं, तीन चार मेथड्स होते हैं, लिक्विड लिमिट को डिटर्मिन करने के लिए तीन चार मेथड्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला है हमारा कासेग्रांडे, कैसे ग्रांडे मेथड, ठीक है, जो कि क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड है, इट इज अ मोस्ट कॉमन मेथड। सेकेंड है हमारा कोन पेनिट्रेशन, कोन पेनिट्रेशन, कोन पेनिट्रेशन मेथड, इसको क्या बोलते हैं हम, फॉल कोन मेथड। टेंशन मत लेना, मैं ये पढ़ा रहा हूं आपको, राइट। और थर्ड है आपका हमारा वन पॉइंट, क्या बोल सकते हैं, वन पॉइंट, वन पॉइंट मेथड, ठीक है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेट मेथड। तो इन सब मेथड से हम क्या पढ़ेंगे कि लिक्विड लिमिट को किस तरह से निकाला जाता है, क्योंकि हमें लिक्विड लिमिट जानना जरूरी है। तो लिक्विड लिमिट को डिटरमिन करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इन तीन चार मेथड्स के यूज करना पड़ेगा। सबसे पहला कौन सा है, कैसेग्रांडे मेथड। अब यही वाला कर लेते हैं सबसे पहले कि कैसेग्रांडे मेथड क्या है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ अ लिक्विड लिमिट बाय अ कैसेग्रांडे मेथड, ठीक है। अब इस कैसेग्रांडे मेथड में हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले यहां पे देखते हैं क्या लिखा है कि वी फाइंड वाटर कंटेंट। हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वाटर कंटेंट, जहां पे ग्रूव इन द सॉइल क्लोज एट 25 ब्लोज इन अ स्टैंडर्ड कप ड्रॉप फ्रॉम 1 सेंटीमीटर हाइट। अब ये समझ नहीं आएगा मैंने क्या बोला है, यहां पे देखो इस तरह से क्या होता है, एक कैसेग्रांडे टूल होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कैसेग्रांडे अपरेटस, इसको क्या बोलते हैं, कैसेग्रांडे अपरेटस। अब यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होगी, तो ध्यान से देखना। ये जो बेस होता है ना, इट इज अ रबर बेस, क्या होता है, ये एक तरह का रबर बेस होता है, ठीक है। रबर बेस, इसको कुछ और भी बोल सकते हैं, P21 रबर बेस, और भी मतलब बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। रबर बेस हो गया, कैसेग्रांडे बेस हो गया, तो ये रबर बेस होता है। और यहाँ पे लगा होता है क्या, क्रैंक, और ये क्या है, ग्रूव, इट इज अ ग्रूव, ठीक है। और ये क्या है, कप, ब्रास कप, क्या ये, इट्स अ ब्रास कप। और ये जो सॉइल है ना, ये सॉइल का पेस्ट हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉइल का पेस्ट। और वो पेस्ट क्या होता है, स्मूथ, स्मूथ क्लेई सॉइल का। और उसमें क्या करते हैं, वाटर कंटेंट मिलाते हैं, और उसमें क्या होता है, वाटर होता है, वाटर कंटेंट नहीं, वाटर होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको वाटर कंटेंट मत लिखना है ना, यहाँ पे क्या लिखना, वाटर लिखना, इट्स अ वाटर। अब क्या करते हैं कि इस पेस्ट को कप में डालते हैं, ये जो हमारा ब्रास का कप है ना, इसमें क्या करते हैं, हम इस पेस्ट को डालते हैं, और फिर क्या करते हैं, ग्रूविंग टूल से एक ग्रूव बनाते हैं। ये जो ग्रूविंग टूल है ना, इससे क्या करते हैं, एक ना बीच में लाइन खींचते हैं हम, ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। फिर क्या करते हैं, अब कप के साथ जो एक क्रैंक है ना, इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। अगर इसको घुमाते हैं ना, तो ये ना 1 सेंटीमीटर तक इस कप को रेज करता है, 1 सेंटीमीटर तक इस कप को क्या करता है, रेज करता है, और फिर ना ऊपर से ड्रॉप कर देता है, ऊपर से क्या कर देता है, गिरा देता है, गिरा देता है। तो पता लग गया कि क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या है कि कासेग्रांडे अपरेटस में हम क्या करते हैं, एक पेस्ट बनाते हैं। वो किसका होगा, स्मूथ क्ले प्लस सॉइल का प्लस वाटर का। और इसके नीचे क्या है, रबर बेस है, और एक ग्रूव से हम क्या करते हैं, ग्रूव बनाते हैं, और इस क्रैंक को घुमाते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर तक इसको रेज करता है, इसको क्या करता है, राइज करता है, और फिर उसके बाद करता है फॉल गिराता है। और ऐसा तब तक करते रहता है जब तक कि वो 1.5 इंच तक क्या ना कर जाए, 1.5 इंच की लेंथ तक एक दूसरे के साथ जुड़ ना जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे दिखाया ना मैंने,
कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक सॉइल का पेस्ट लिया और उसको ग्रूव की मदद से हमने अलग कर दिया है, और क्या कर रहे हैं हम उसको घुमा रहे हैं, क्रैंक को हम क्या कर रहे हैं, इस वाले क्रैंक को क्या कर रहे हैं हम घुमा रहे हैं, सैंडल को घुमा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इसको 1 सेंटीमीटर तक ऊपर तक रेस करेगा, यानी ये जो हाइट है ना ये 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली इस पॉइंट से लेकर ये 1 सेंटीमीटर तक, मतलब इस ऐसे इस तरह से करेगा, ठीक है। तो इस टाइम पे ये कप इस तरफ होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो इसको 1 सेंटीमीटर रेस करेगा और फिर क्या करेगा, इसको ड्रॉप कर देगा, ऊपर से छोड़ देगा। तो 1 सेंटीमीटर रेस किया, फिर नीचे से ड्रॉप किया, तो एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी यहाँ पे सॉइल में। अब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो ये ना एक दूसरे के साथ फ्लो करना शुरू कर देंगे। अब ऐसा हम करते रहेंगे डिफरेंट वाटर कंटेंट के लिए। क्या करेंगे, डिफरेंट वाटर कंटेंट के लिए हम ये चीज करते रहेंगे, और इन सबको नोट करेंगे हम किसमें, एक कर्व बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक कर्व बनाएंगे, एक कर्व बनाएंगे, और डिफरेंट वाटर कंटेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने कर्व बनाया तो हमने क्या किया कि पहले हमने एक वाटर कंटेंट लिया, ठीक है। मान लो कि आपने कोई भी वाटर कंटेंट लिया, वो सॉरी वाटर लिया आपने, ठीक है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि डिफरेंट वाटर कंटेंट में आपने क्या किया है, चेक किया है कि वो कितनी, मतलब कितने नंबर ऑफ ब्लोज, मतलब इसको घुमाने वाला और ये नीचे ऊपर तक छोड़ने वाले को क्या बोलते हैं, ब्लोज। अभी कितने नंबर ऑफ ब्लोज में जाके एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा, लेम भाषा में बताऊं तो एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा, राइट। मतलब 1.5 इंच तक, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1.5 इंच तक, और क्या बोल सकते हैं 12.5 mm अप्रोक्सीमेट, ठीक है। 1.5 इंच तक एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, वो चिपक जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि फिर हम बनाएंगे एक कर्व। अब उस कर्व में क्या होगा कि सबसे पहले हम डिफरेंट वाटर कंटेंट के, मान लो कि W1 वाटर कंटेंट हमने लिया, ठीक है, और उस वाटर कंटेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ब्लोज है। अभी जो नंबर ऑफ ब्लोज है ना, हम किस में लेते हैं, लॉग में लेते हैं, राइट। नंबर ऑफ ब्लोज, नंबर ऑफ ब्लोज। अब क्वेश्चन उठता है कि हमने ना ये जो लॉग है, हमने नंबर ऑफ ब्लोज क्या है, हमने लॉग में क्यों ले रखे हैं। तो आपको जैसे पहले पता होगा कि मैंने बोला था कि रेंज की वजह से हम क्या करते हैं, लॉग में लेते हैं, सेमी लॉग में हम क्या करते हैं, किसी ग्राफ को बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने लॉग इसलिए नहीं लिया कि रेंज बहुत ज्यादा थी, रेंज की वजह से नहीं लिया, हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या था कि जो हमारे लॉग थे ना, लॉग किस में लिया, हमने नंबर ऑफ ब्लोज में लिया। अब नंबर लॉग में क्यों लिया, क्वेश्चन उठता है ना कि वाई यू हैव टेकन इन द लॉग। तो क्वेश्चन है कि या तो फिर देखो पहले जैसे मैंने बताया था कि रेंज ज्यादा है, क्या रेंज ज्यादा है, तो मैं बोल रहा हूँ नहीं, रेंज ज्यादा नहीं है। पर जब हम लॉग में लेते हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट्स जो बहुत दूर दूर आ रहे थे ना, वो पॉइंट्स क्या है, बहुत पास पास आ जाएंगे। और अगर जो पॉइंट पास पास आ जाएंगे तो सम टाइम सम कर्व मे बी ऑब्टेन एज अ स्ट्रेट लाइन, मे बी ऑब्टेन एज अ स्ट्रेट लाइन। समटाइम सम कर्व्स कैसे आ सकते हैं, आपके स्ट्रेट लाइन में आ सकते हैं। समटाइम सम कर्व्स मे बी ऑब्टेन एज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये स्ट्रेट लाइन से हमारा क्या काम है, हमने स्ट्रेट लाइन को क्यों किया है। तो बच्चों क्या होता है ना कि जब हम इंटरपोलेशन करते हैं तो इंटरपोलेशन सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है ना। सो हमें इंटरपोलेशन करनी है। अब आप पूछोगे इंटरपोलेशन क्यों करनी है, क्योंकि जो हमारा लिक्विड लिमिट है, राइट। अब मान लो कि डिफरेंट लिक्विड लिमिट्स में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ये इस तरह से क्या है हमारे पास चार्ट बना है। अब इस ग्राफ को बनाया ना, तो इस ग्राफ में मतलब मान लो कि W1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, एक नंबर ऑफ ब्लोज आएगा, आएगा कि नहीं, मतलब जितने W और W2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, नंबर ऑफ ब्लोज आएंगे। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट वाटर कंटेंट पे क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट क्या आएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ ब्लोज आएंगे। मान लो कि क्या है, लॉग LOG लॉग N1 मान लिया, ठीक है, और ये क्या मान लिया कि लॉग N2 मान लिया। तो क्लियर हो गया हमने क्या किया कि सबसे पहले आप पूछोगे कि सर ये हमने आपने कर्व बनाया है तो इसमें आपने लॉग में क्यों ले रखा है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि हमने सर ये लॉग में क्यों लिख रहा है। तो यहां पे लिखते हैं कि y इन लॉग, y इन लॉग। तो मैंने बोला कि देखो रेंज तो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन हम अगर जो लॉग में लेते हैं ना कोई भी चीज, तो लॉग में लेने से क्या होगा, जो भी हमारे दूर दूर पॉइंट्स आ रहे थे, अब वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्लोज अप आ जाएंगे। अब क्लोज आएंगे तो सम टाइम सम कर्व आपको क्या मिल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के मिल सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन किस में होता है, स्ट्रेट लाइन में। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हम यहाँ पे बात करते हैं ना, हम किसकी बात करते हैं, लिक्विड लिमिट की बात करते हैं। तो जब हम लिक्विड लिमिट की बात करते हैं तो हमने क्या बोला कि वी हैव टू डू द इंटरपोलेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द 25 नंबर ऑफ ब्लोज। क्या लिखा है यहां पे कि हम लिक्विड लिमिट किसमें ढूंढते हैं, हम लिक्विड लिमिट कैसे ढूंढते हैं, इंटरपोलेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द 25 नंबर ऑफ ब्लोज, 25 नंबर ऑफ ब्लोज, ताकि हम क्या फाइंड आउट कर सके, लिक्विड लिमिट फाइंड आउट कर सके। अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं 25 कॉरेस्पॉन्डिंग ये सो वो। तो मैं क्या बोल रहा हूं ना कि जब हम वाटर कंटेंट फाइंड आउट, जब हम क्या करते हैं, यहां पे क्या है, देखो वाटर कंटेंट है, इट इज अ वाटर कंटेंट, और यहां पे क्या है, यहां पे है लिक्विड लॉग इन द नंबर ऑफ ब्लोज। तो मैंने यहां पे बोला कि लिक्विड लिमिट हमें क्या करना पड़ता है, इंटरपोलेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ ब्लोज। तो लिक्विड लिमिट पता क्या होता है कि जो भी 25 नंबर ऑफ ब्लोज होंगे ना, मान लो कि यहां पे क्या आ रहे हैं हमारे लॉग 25 आ रहे हैं, तो जो भी लॉग 25 होगा ना, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास लिक्विड लिमिट आएगा ना, वो क्या होगा, जो भी हमारे पास वाटर कंटेंट आएगा ना, मान लो ये वाटर कंटेंट WL है, ये वाटर कंटेंट क्या है, हमारी लिक्विड लिमिट को शो करता है, उस पर्टिकुलर सॉइल की
लिक्विड लिमिट को क्या करता है, शो करता है। तो आप बोलोगे सर ये लॉग 25 वगैरह ये नंबर ऑफ ये कैसे आएंगे हमारे पास, तो इसको इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें इंटरपोलेशन करता है। और इंटरपोलेशन जो होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। तो स्ट्रेट लाइन क्यों, इसलिए हमने किस में लिया है, लॉग में लिया है। तो क्लियर हो गया क्या बोला, ठीक है। इस चीज को मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि वी हैव टू डू टू फाइंड वाटर कंटेंट corresponding to 25 number of blows, 25 number of blows. We have to find the water content corresponding to 25 number of blows so that particular soil must flow the distance of 1/2 inches or 12.5 mm अप्रोक्सीमेट। राइट, समझ में आया क्या लिखा है यहाँ पे कि जब हम वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है वाटर कंटेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू 25 नंबर ऑफ फ्लो, ताकि जो पर्टिकुलर साइल है वो फ्लो कर सके कितना डिस्टेंस, 1.5 इंच और 2.5 mm अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि सर आपने बोल तो दिया कि 1.5 इंच 25 नंबर ऑफ ब्लोज, अभी 25 नंबर ऑफ ब्लोज आया कहां से, है ना। ये भी तो क्वेश्चन रहेगा ना कई बच्चों का कि सर ये 25 नंबर ऑफ ब्लोज ही क्यों लिखा है आपने, है ना। मेरा बर्थडे तो 7 दिसंबर को आता है, तो 25 नंबर ऑफ ब्लोज ही क्यों लिखा है आपने, 7 दिसंबर क्यों नहीं लिखा है, थाला फॉर अ रीजन क्यों नहीं बोला आपने। देखो मैंने इसलिए बोला है ना क्योंकि 25 नंबर ऑफ ब्लोज में क्या होता है, जब हम 20 यहां पे लिखता हूं मैं, तो क्वेश्चन उठता है कि वाई 25 नंबर ऑफ ब्लोज, ऐसा क्यों 25 नंबर ऑफ ब्लोज ही क्यों। देखो ऑथर कासेग्रांडे ने क्या किया कि जो कासेग्रांडे था ना उसने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे ट्रायल किए और अलग अलग वाटर कंटेंट में, क्या बोल सकते हैं कि अलग अलग वाटर कंटेंट में और अलग अलग वाटर कंटेंट के हिसाब से उसने क्या किए, बहुत सारे ऐसे ट्रायल किए और वहां पे फाइंड आउट क्या किया उसने, नंबर ऑफ ब्लोज। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम क्या करते हैं कि ग्रूव को हम 25 ब्लोज देते हैं ना, 25 ब्लोज में 25 ब्लोज देते हैं, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, जो सॉइल है ना वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो सॉइल की जो स्ट्रेंथ है ना उस टाइम पे बिल्कुल ही क्या होती है, बॉर्डर लाइन पे होती है। किस पे होती है, बॉर्डर लाइन पे। बॉर्डर लाइन मतलब ना तो वो प्लास्टिक की स्टेट में होती है, ना ही वो फुल्ली लिक्विड की स्टेट में होती है, ना ही वो फुल्ली किसमें होती है, लिक्विड की स्टेट में होती है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो 25 नंबर ऑफ ब्लोज है ना, 25 नंबर ऑफ ब्लोज को उन्होंने क्या मान लिया, एक बेंचमार्क मान लिया। क्या मान लिया, एक बेंचमार्क मान लिया कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज में क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा। और क्या है कि जो 25 नंबर ऑफ ब्लोज है ना उस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि सॉइल जो हो रही है बंद हो जा रही है, क्लोज हो जा रही है, 1.5 इंच वो मूव कर जा रही है। जब वो 1.5 इंच मूव कर जा रही है ना तो उस पॉइंट पे जो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ है ना, शेयर स्ट्रेंथ जो है वो होती है अप्रोक्सीमेट 2.7 किलो पास्कल या फिर क्या बोलो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो। तो 25 नंबर ऑफ ब्लोज क्या कर लिया, एक तरह की बेंचमार्क मान ली उन्होंने कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज में ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट है जहां पे उन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि भाई 25 नंबर ऑफ ब्लोज होंगे तो फिर ये क्या करेगी, 1.5 इंच मूव कर जाएगी। और उस टाइम पे जो शेयर स्ट्रेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, शेयर स्ट्रेंथ रहेगी अप्रोक्सीमेट 2.7 किलो पास्कल या फिर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो समझ में आया 25 नंबर ऑफ ब्लोज क्यों लिखा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर 25 नंबर ऑफ ब्लोज तो ठीक है, अगर इससे कम हो, अगर हम बोले कि 20 हो या फिर 30 हो तो क्या होगा, अगर नंबर ऑफ ब्लोज जो है वो 20 हो तो 30 हो तो क्या होगा। अगर मान लो कि वो 20 है, ठीक है 20 है, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि अगर वो कम है, अगर वो लेस है तो हम क्या बोल सकते हैं, ग्रूव बहुत ज्यादा जल्दी, मतलब इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ब्लोज जो है वो क्या हो गए, वो कम हो गए। अगर नंबर ऑफ ब्लोज कम हो गए हैं यानी कम नंबर ऑफ ब्लोज में ही हमें क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ ब्लोज में क्या मिल रहा है हमको, मान लो कि 20 पे अगर लिक्विड लिमिट लेते हैं, है ना, मान लो कि लिक्विड लिमिट अगर जो हम 20 इस पे लेते हैं, 20 पे लेते हैं कि 20 पे ही हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ब्लोज क्या है, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 20 होगा। तो उन्होंने बोला कि जब हम 20 पे लेंगे तो वाटर कंटेंट क्या आएगा हमारे पास, तो उस टाइम पे जो हमारी सॉइल होगी ना वो बहुत ज्यादा क्या होगी, सॉफ्ट होगी। क्यों होगी सॉफ्ट, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, 1.5 सेंटीमीटर से क्या कर रहे हो, उसको ड्रॉप कर रहे हो कासेग्रांडे को। अब जब तुम उसे ड्रॉप कर रहे हो और वो बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे से चिपक जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा फ्लोएबल है कि नहीं। अगर वो फ्लोएबल है इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और अगर वो हाई नंबर ऑफ ब्लोज में क्या कर रही है, एक दूसरे के साथ जोड़ रही है, इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज्यादा क्या है, प्लास्टिक स्टेट में। लेकिन हमें क्या चाहिए, लिक्विड लिमिट चाहिए। लिक्विड लिमिट कौन सी स्टेट होती है, जहां पे सॉइल जो है वो सिर्फ क्या करे, फ्लो करे, मतलब लिक्विड की तरह क्या करे, वो बिहेव करे। तो लिक्विड की तरह बिहेव कब करी थी वो, जब 25 नंबर ऑफ ब्लोज निकले उसके। तो समझ में आया आपको मैंने क्या बोला है सब कुछ।
यहाँ पे कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज क्या लिखे, और दूसरा क्या है कि उस पॉइंट पे जहां पे वो एक दूसरे के साथ जुड़ रही है, तो उस पॉइंट पे कितना है 2.7 किलो पास्कल उसकी क्या रहेगी, शेयर स्ट्रेंथ रहेगी। तो समझ में आया। मैं इसको कंपाइल करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो ऑथर क्लासिक ग्रांडे थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे ट्रायल किए और अलग अलग वाटर कंटेंट में उन्होंने नोट किए क्या, नंबर ऑफ ब्लोज। अब उन्हें क्या आ रहा है कि जब हम ग्रूव को कर रहे हैं और जब हम ग्रूव कर रहे हैं किसी भी सॉइल को, तो वहां पे 25 नंबर ऑफ ब्लोज में सॉइल मूव कर जा रही है, 1.5 इंच मूव कर जा रही है, और उस पॉइंट पे जो रिपीटेबल हमारे को शेयर स्ट्रेंथ मिल रही थी वो कितनी मिल रही थी, 2.7 किलो पास्कल। यानी हर सॉइल पे बार बार उन्होंने जब लिक्विड लिमिट को डिफरेंट डिफरेंट वाटर कंटेंट में किया, तो उन्होंने क्या पता किया कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज में एक ना रिपीटेबल क्या आ रही है, शेयर स्ट्रेंथ आ रही है। अब इस शेयर स्ट्रेंथ को क्या बोल सकते हैं हम, ये जो शेयर स्ट्रेंथ है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी शेयर स्ट्रेंथ है, सॉरी जो नंबर ऑफ ब्लोज है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, और वो जो पॉइंट है ना वो एक तरह का बॉर्डर लाइन है कि वो तो ना तो वो ज्यादा प्लास्टिक है और ना ही वो फुली लिक्विड है। तो उन्होंने क्या बोला कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज जो है वो बेंचमार्क मैंने फिक्स कर दिए, अब आपको वही लेने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आता है कि अगर हम कम लेंगे या फिर ज्यादा लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वो चीज मैंने आपको बता दी है कि अगर हम कम लेंगे तो क्या मतलब है, वो ज्यादा सॉफ्ट है, जो भी सॉइल है वो ज्यादा सॉफ्ट है, और 30 लेंगे तो वो ज्यादा क्या है, स्टिफ है। स्टिफ मतलब वो हार्ड है। तो समझ में आया ये सब कुछ मैंने क्या बोला कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज क्या है। अभी जो फ्लो कर्व है ना हमारा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फ्लो कर्व। अभी जो ये जो हमारा यहाँ पे ग्राफ ना है ये क्या है, इसको बोलते हैं हम फ्लो कर्व, राइट, इसको क्या बोलते हैं हम फ्लो कर्व। अब नेक्स्ट क्या है कि हम कैसे ढूंढेंगे वाटर लिक्विड लिमिट, हम किस तरह से ढूंढेंगे, तो हमें क्या करनी पड़ती है, इंटरपोलेशन। ये चीज मैंने लिखवा दी क्या कि इन ऑर्डर टू फाइंड, यहां पे लिख लो कि जब हम किसकी बात करते हैं कि वाटर कंटेंट टू, हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, इन ऑर्डर टू फाइंड लिक्विड लिमिट। कैसे फाइंड आउट करनी है लिक्विड लिमिट, हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 25 नंबर ऑफ ब्लोज है ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करनी पड़ेगी, इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी, इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी। समझ में आया किस तरह से करनी है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करने का तरीका हो गया। अब मेरा क्वेश्चन है कि जब हम क्या देखते हैं, यहां पे देखते हैं लॉग 25 में देखते हैं, तो इस टाइम पे इस पॉइंट पे जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 2.7 किलो पास्कल है कि नहीं। इतना तो आपको सबको क्लियर हो गया होगा अभी तक। अब माय क्वेश्चन इज कि जब मैं लॉग n1 की बात करूंगा, ठीक है, और लॉग n2 की बात करूंगा, तो मुझे बताओ कि शेयर स्ट्रेंथ n1 पे क्या होगी और n2 पे क्या होगी। मुझे ये बतानी है कि वो लेस होगी, हाई होगी, किस पे, जब मैं n1 की बात कर रहा हूं, या फिर जब मैं n2 की बात कर रहा हूं तो n2 पे ये हाई होगी या फिर क्या होगी, लेस होगी। सोचो और बताओ। तो जब हम n1 पे देख रहे हैं तो उस टाइम पे हो क्या रहा है ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है कि n1 पे जो वाटर कंटेंट है वो क्या है, वो ज्यादा है, ठीक है। अगर वो वाटर कंटेंट ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि वो लेस नंबर ऑफ ब्लोज में ही क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। अगर वो लेस नंबर ऑफ ब्लोज में ही फ्लो कर जाएगा तो जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, लेस होगी, है ना। और जब मैं W2 की बात कर रहा हूं तो W2 में नंबर ऑफ ब्लोज ज्यादा आ रहे हैं, तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी, N2 पे हाई होगी। तो यहां पे अगर मैं देखूं, अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे क्या बोल सकता हूं कि ऑन इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट, देखो ध्यान से देखो, W2 से देख रहा हूं, ऑन इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट, यहां पे क्या हो रहा है, शेयर स्ट्रेंथ में क्या हो रहा है, घटौती हो रही है कि नहीं। एक आम मैंगो भाषा में बताओ बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि फ्रॉम W2 टू W1 ऑन इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ अ शेयर स्ट्रेंथ, यहां पे क्या हो रही है, लॉस ऑफ अ शेयर स्ट्रेंथ। क्यों, क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ यहां पे क्या है, कम है एज कंपेयर टू दिस वन, और यहां पे क्या है, हाई है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ अ शेयर स्ट्रेंथ एज वी इंक्रीज द वाटर कंटेंट, क्या बोल सकते हैं, एज वी इंक्रीज द वाटर कंटेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहां पे शेयर स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है। इतना क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो ये स्लोप है, इफ दिस इज द स्लोप, इस स्लोप को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इस स्लोप को बोलते हैं, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि फ्लो कर्व की जो स्लोप है ना उसको हम बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। क्या बोलते हैं, फ्लो इंडेक्स। लेकिन फ्लो इंडेक्स जो है ना वो अभी जैसे मैं बताऊंगा आपको कि फ्लो इंडेक्स क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या बोला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द फ्लो कर्व इन अ सेमी लॉग प्लॉट ऑफ अ वाटर कंटेंट वर्सेस नंबर ऑफ ब्लोज, वो तो आपको दिख ही रहा है कि किसके बीच में है ये, वाटर कंटेंट एंड द नंबर ऑफ द ब्लोज इन अ लॉग स्केल इज टर्म्ड एज अ फ्लो इंडेक्स। तो जो स्लोप है ना, इस स्लोप का जो भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू होगी, जो भी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्लो इंडेक्स बोलेंगे। यहां पे लिखा है ना मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो यहां पे क्या लिखा है कि जो पॉजिटिव वैल्यू होगी स्लोप की
स्लोप किसकी, फ्लो कर्व की, जो कि सेमी लॉग प्लॉट में किया हुआ है, जैसे कि वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ फ्लो, उसको हम क्या टर्म करते हैं, एज अ फ्लो इंडेक्स। और ये रिप्रेजेंट क्या करती है, इट रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच द वाटर कंटेंट चेंजेस विद चेंज इन द नंबर ऑफ फ्लोज, इंडिकेटिंग द सॉइल सेंसिटिविटी टू द मॉइस्चर। ठीक है, अगर जो हम क्या कर रहे हैं, इसका वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं, किसी भी सॉइल का अगर जो वाटर कंटेंट हमने इंक्रीज कर दिया तो वहां पे नंबर ऑफ ब्लोज क्या आ रहा है, आपको लेस आ रहे हैं। नंबर ऑफ ब्लोज क्योंकि n1 छोटा है ना और n2 बड़ा है। अब n1 छोटा है और n2 बड़ा है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि वाटर कंटेंट जैसे जैसे इंक्रीज किया, उसका जो नंबर ऑफ ब्लोज है वो भी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उसकी सेंसिटिविटी को हम चेक कर रहे हैं, एज उसकी हम क्या देख रहे हैं, किसी भी सॉइल की क्या देख रहे हैं, सेंसिटिव टू द मॉइस्चर कंटेंट। तो वही चीज क्या बोली यहाँ पे, बोलिए कि हम क्या देख रहे हैं सबसे पहले कि कितनी सॉइल जो है वो सेंसिटिव है टू द मॉइस्चर कंटेंट। और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ द शेयर स्ट्रेंथ विद इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, राइट। अब दूसरा क्या है कि स्लोप ऑफ अ फ्लो कर्व। अब स्लोप ऑफ फ्लो कर्व क्या बोला था कि द मैग्नीट्यूड, ये क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लो कर्व विल बी इंडिकेटेड एज अ फ्लो इंडेक्स, है ना। स्लोप ऑफ तो इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लो इंडेक्स बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला कि स्लोप क्या होता है, बेसिकली चेंज इन द वाटर कंटेंट, जो भी चेंज हो रहा है वाटर कंटेंट में, दैट विल बी W1 माइनस W2 एंड चेंज इन लॉग नंबर ऑफ ब्लोज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log n1 माइनस n2। तो ये वाली अगर जो W1 की वैल्यू देखूं तो ये W1 क्या वैल्यू, W1 जो है वो ग्रेटर देन है W2, लेकिन जो n2 है वो क्या है, वो ग्रेटर देन है n1, है कि नहीं। क्यों, n1 क्या है, नंबर ऑफ द ब्लोज। तो नंबर ऑफ द ब्लोज क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ द ब्लोज n2 जो है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये वैल्यू टोटल ऑल, ये पूरी ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। लेकिन हमें क्या करना है, जो भी फ्लो इंडेक्स है उसको हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दिखाना है। तो पॉजिटिव दिखाना है तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर जो पॉजिटिव दिखाना है तो आई कैन राइट कि W1 माइनस W2। अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं, यहाँ पे क्या लिख दूं, log n2 माइनस log n1, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव नीचे की वैल्यू पॉजिटिव। तो आप इस चीज को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू फ्लो इंडेक्स। क्लियर हो गया इतना। अब इतना समझ आ गया आपको, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मुझे आप बताना मुझे उसका वैल्यू क्या है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। ये क्या आपके सामने दो एग्जांपल है। अब मुझे बताओ आप कि इंडेक्स सॉरी फ्लो इंडेक्स जो है वो किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, इस 1 का ज्यादा होगा या फिर फ्लो इंडेक्स क्या 2। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अगर ये वाली कोई एक सॉइल है, ठीक है, मान लो कि क्या है, सॉइल 1 है, और ये वाली क्या है, रेड वाली एज अ सॉइल 2। तो इसमें मुझे मुझे बताओ कि इन दोनों में से किसका फ्लो इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है, किसका फ्लो इंडेक्स ज्यादा होगा। और इसमें भी बताओ, मान लो ये क्या है, सॉइल 1 और ये क्या है, सॉइल 2। ठीक है, अब इसको क्या करो, आप वीडियो पॉज करो और खुद खुद लिखने की कोशिश करो और ये बताओ कि किसका फ्लो इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, किसका फ्लो इंडेक्स ज्यादा है। फर्स्ट में किसका, S1 और S2 में, इन दोनों में से किसका है, और यहां पे भी क्या, S1 और S2 में किसका फ्लो इंडेक्स ज्यादा है। और साथ में एक और चीज बताओ कि शेयर स्ट्रेंथ जो है, शेयर जो स्ट्रेंथ है वो सॉइल 1 की ज्यादा है या फिर सॉइल 2 की ज्यादा है, या फिर सॉइल 1 की है या फिर सॉइल 2 की है। तो ये दो एग्जांपल है, देखो इनको ध्यान से देख लो और फिर इनको पॉज करो वीडियो को और फिर देखो ये किसकी ज्यादा है। जब आप ये कर रहे हो ना, तो इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, किसी एक चीज को आप क्या करना, एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना, ठीक है। सेम फॉर द बोथ द सॉइल्स, ठीक है, सॉइल 1 के लिए भी सॉइल 2 के लिए, या तो फिर वाटर कंटेंट या तो फिर क्या, नंबर ऑफ द ब्लोज, ठीक है। किसी एक को क्या करना, कांस्टेंट ट्रीट करना और फिर देखना कि सॉइल 1 में ज्यादा है फ्लो इंडेक्स या सॉइल 2 में है। आई होप हमने देख लिया होगा। तो अब देखते कि यहाँ पे हो क्या रहा है जनरली, ठीक है। मान लो कि हमने क्या किया, इसके लिए देखा, इस वाली सॉइल के लिए देखा और फिर इस वाली सॉइल के लिए देखा। तो जब मैंने इन दोनों को ड्रॉ किया ना, तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि जब मैं सेम वाटर कंटेंट पे देख रहा हूँ, सेम वाटर कंटेंट पे किसी सॉइल 1 को देख रहा हूँ, तो इसका क्या आ रहा है, N1 आ रहा है कि नहीं इसका N1, और दूसरी जो सॉइल है उसका क्या आ रहा है, N2 आ रहा है। तो इन दोनों में से शेयर स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, शेयर स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, शेयर स्ट्रेंथ होती है कि इसकी स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा, इस सॉइल की ज्यादा होगी, सॉइल 2 की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट सॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट सॉइल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो स्ट्रेंथ है ऑफ द, यहाँ पे कितनी है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल 2 जो है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल 2 जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल 1, राइट। अब मैंने क्या बोल रहा था, विद इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट, जैसे जैसे वाटर कंटेंट इंक्रीज करता है वैसे वैसे शेयर स्ट्रेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो जिस किसी की स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा होगी, उसका फ्लो इंडेक्स क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। तो इसका फ्लो इंडेक्स क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि जो फ्लो इंडेक्स है ऑफ द सॉइल 1 जो है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सॉइल 2। इतना क्लियर है पहली चीज
कि एक तरीका ये है फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों में से स्टीपर कौन सी है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से स्टीपर कौन सी है। अब जो भी स्टीपर मतलब तीखी ढलान किसमें, तीखी ढलान इन दोनों में कौन सी है, कौन सी वाली फ्लैट लग रही है आपको, ये वाली क्या लग रही है, एज फ्लैट लग रही है, लेकिन ये वाली क्या है, स्टीप है। तो जिसकी भी स्लोप, जिसकी क्या स्लोप जो है स्टीप होगी, उसका फ्लो इंडेक्स क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे सॉइल 1 का जो स्टीपरनेस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉइल 2, तो इसका फ्लो इंडेक्स भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्या बोल सकते हैं इसको, जो फ्लो इंडेक्स है वो डायरेक्टली किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है, टू द स्टीपरनेस। अब जितनी ज्यादा कोई भी स्लोप जो है वो स्टीप होगी, तो मैं क्या बोलूंगा कि उस टाइम पे उसका जो फ्लो इंडेक्स है वो ज्यादा रहेगा। अब तो आपको सिंपल है कि भाई फ्लो इंडेक्स इसका क्या है, ज्यादा है। अगर इसका फ्लो इंडेक्स क्या है, ज्यादा है S1 का, तो इसका जो S2 होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों होगी स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा, क्योंकि फ्लो इंडेक्स और स्ट्रेंथ का क्या है रिलेशन, इनवर्स रिलेशनशिप है। आप ऐसे बोल सकते हैं एक तरह से, है ना, बोल सकते हैं यहाँ पे कि जिस किसी की भी स्टीपर स्लोप होगी वो क्या होगा, स्टीपर स्लोप होगी तो क्या होगा, हायर फ्लो इंडेक्स, हायर फ्लो इंडेक्स होगा। समझ में आ गया। और जिस किसी की भी जेंटल स्लोप होगी, जेंटल स्लोप होगी, उसका क्या रहेगा, उसका लो फ्लो इंडेक्स रहेगा, फ्लो इंडेक्स रहेगा, राइट। तो इसको एक और चीज से आप समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि मान लो कि आपके पास क्या है, एक डो है ना। अब इस डो को क्या करो, इसमें ना तुम ना अगर जो बहुत कम प्रेशर लगाओगे, बहुत कम प्रेशर लगाओगे, और कम प्रेशर लगाने के बाद भी ये किसी अच्छी सी शेप में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये, तो ये क्या, इसका मतलब क्या है कि ये सॉफ्ट डो है। अगर ये सॉफ्ट डो है तो इसका फ्लो इंडेक्स क्या रहेगा, वो फ्लो इंडेक्स क्या रहेगा इसका, ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दूसरे वाले डो की, जिसमें कि हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। क्या लगाना है, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, ज्यादा प्रेशर लगा के इसको शेप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसका फ्लो इंडेक्स क्या रहेगा, यानी ये हार्ड है, यानी आई कैन से कि ये स्टिफ डो है। अगर ये स्टिफ डो है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका जो फ्लो इंडेक्स है वो क्या रहेगा, इसका फ्लो इंडेक्स क्या रहेगा, लेस रहेगा। उसी तरह से मैंने यहाँ पे बोला कि जो सॉइल 2 है ना वो कम स्टीपर है, वो फ्लैटर है। अगर वो कम, अगर जब वो फ्लैटर है तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज्यादा स्टिफ है, ठीक है, स्टिफ है ये। और ये वाली क्या है, ये ढीली है, सॉफ्ट है थोड़ी सी। अगर ये सॉफ्ट है तो इसका फ्लो इंडेक्स क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू स्टिफ का। तो बस इतना समझना है कि सॉफ्ट और स्टिफ कहां से लाए हम, ठीक है। इन दो को निकालना पड़ेगा आपको कि सॉफ्ट और स्टिफ कैसे लाएंगे, फिर आप बता सकते हैं कि फ्लो इंडेक्स और शेयर स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है फॉर द पर्टिकुलर वाटर कंटेंट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि हायर द वैल्यू ऑफ द फ्लो इंडेक्स, अगर हायर है वैल्यू फ्लो इंडेक्स की, ठीक है, फ्लो इंडेक्स की अगर वैल्यू हायर है, तो मुझे बताओ इसकी जो शेयर स्ट्रेंथ होगी, जो शेयर स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी। और लोअर द वैल्यू ऑफ फ्लो इंडेक्स, तो इसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या होगी, बताओ। अगर तुमने बोला है कि हायर द वैल्यू ऑफ अ फ्लो इंडेक्स और तुमने बोला है कि हायर विल बी द शेयर स्ट्रेंथ, तो तुम गलत हो। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, फ्लो इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, जो सॉफ्ट डो होगा, सॉफ्ट डो होगा। तो सॉफ्ट डो में, सॉफ्ट डो का जो स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी, डेफिनेटली कम रहेगी। तो डेफिनेटली कम रहेगी, तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, लो शेयर स्ट्रेंथ। और जितनी कम फ्लो इंडेक्स रहेगी उतना ज्यादा क्या होगी उसकी, हायर विल बी द शेयर स्ट्रेंथ। समझ में आया, अब तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, डो के एग्जांपल से तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि फ्लो इंडेक्स में क्या है, राइट। अब हमने क्या बोला था कि हम जब कैसे ग्राइंडर टूल का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हमने बताया था ना आपको, कैसे ग्राइंडर टूल का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे यूज होता है रबर, होता है कि नहीं, यहाँ पे रबर बेस। अगर इस रबर बेस की जगह मैं या मेटल लगा दूं, ठीक है, या फिर मैं कोई और सॉफ्ट बेस लगा दूं, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, अब सोचो, बताओ मुझे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं मेटल का यहाँ पे नीचे इसकी रबर है ना जहाँ पे, इस रबर की जगह पे अगर जब मैं मेटल का इस्तेमाल करूं, तो जब ये क्रैंक को हम घुमाएंगे, तो जब ये क्रैंक 25 नंबर ऑफ ब्लोज में क्या कर रहा था, जुड़ जा रहा था। क्या हो रहा था, जब ये मिट्टी क्या है 25 नंबर ऑफ ब्लोज में क्या है, 1.5 इंच एक दूसरे के साथ जुड़ जा रही थी। तो जब मैं मेटल का इस्तेमाल करूंगा तब 25 नंबर ऑफ ब्लोज से क्या ज्यादा आएंगे नंबर ऑफ ब्लोज की कम आएंगे, या फिर या मैं सॉफ्ट बेस इस्तेमाल करूंगा तो 25 नंबर ऑफ ब्लोज से हाई आएंगे या फिर लो आएंगे, सोचो बताओ। तो अगर किसी ने ये बोला है कि अगर मैं मेटल का इस्तेमाल करूं तो 25 नंबर ऑफ ब्लोज से मुझे ज्यादा आएंगे, तो आप गलत है। क्यों, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि जब हम इसको 1.5 इंच ऊपर उठाते थे, यानी इसको 1 सेंटीमीटर हम क्या करते थे, ऊपर उठाते थे, फिर इसको हम क्या करते थे, नीचे छोड़ देते थे, तो ये ऊपर से बच के नीचे को फॉल कर रहा है। पहले रबर था तो रबर क्या है, शॉक एब्जॉर्व कर रहा था, है ना, रबर था तो वो क्या कर रहा था, शॉक एब्जॉर्व कर रहा था, और उसको जो बाउंस बैक दे रहा था वो क्या दे रहा था, थोड़ा सा कम दे रहा था। लेकिन जब हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल बेस की बात कर रहे हैं, तो मेटल बेस का जो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो ज्यादा होता है। अगर उसका कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वो ना बहुत ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो वो जब वो क्या 25 नंबर ऑफ ब्लोज से भी लेस, यानी वो 12 13 20 30 10 में ही क्या कर देगा, इन दोनों को जोड़ देगा। लेकिन जब मैं सॉफ्ट बेस का इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा, सॉफ्ट बेस का इस्तेमाल करने की वजह से जो 25 नंबर ऑफ ब्लोज है वो बढ़ जाएंगे, यानी अब 25 नंबर ऑफ ब्लोज से ज्यादा हमको नंबर ऑफ ब्लोज देने पड़ेंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज और इन सबसे क्या रिलेशन है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे ग्राफ ही बनाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो।
कि मान लो ये एक तरह का क्या है, ग्राफ है, ठीक है। तो अगर ये एक तरह का ग्राफ है और मैं दो यहाँ पे क्या बनाता हूँ, मान लो ये एक स्लोप है और एक और स्लोप इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है, स्टीपर स्लोप बनाता हूँ, थोड़ी थोड़ी इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ कि जब मैं मेटल का इस्तेमाल करूंगा तो उसका फ्लो इंडेक्स क्या आएगा, उसका फ्लो इंडेक्स क्या होगा, और जब मैं रबर का इस्तेमाल करूंगा तो उसका फ्लो इंडेक्स क्या होगा, उसका फ्लो इंडेक्स क्या होगा। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, यानी फ्लो इंडेक्स ऑफ मेटल और फ्लो इंडेक्स ऑफ रबर बेस, इन दोनों में से किसका फ्लो इंडेक्स ज्यादा होगा, बताओ, सोचो किसका होगा ज्यादा। अगर मानता हूं मैं कि फ्लो इंडेक्स ऑफ मेटल जो है वो क्या है, वो ज्यादा होगा। क्यों होगा वो ज्यादा, क्योंकि देखो मैंने भी बताया था ये ज्यादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लूज किस में बढ़ गए, नंबर ऑफ ब्लूज कम किस में हो गए, इसमें नंबर ऑफ ब्लूज कम हो गए, लेकिन इसमें तो सेम ही है, ये तो नॉर्मल कंडीशन में ही है, ये तो नॉर्मल कंडीशन में ही है अभी हमने, क्योंकि इसी पे ही हमने सारी एनालिसिस की है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट। तो मेटल में तो फ्लो इंडेक्स हमारे पास क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो आई कैन राइट कि आई एफ फॉर द मेटल इज ग्रेटर देन द आई एफ फॉर द रबर बेस, और फिर उससे छोटा कौन सा हो जाएगा, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर बेस का होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो समझ में आया फ्लो इंडेक्स। अच्छा ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया जैसे कि अगर मैं इसको देखूं, ब्लू वाली को क्या देखूं, ये जो है ना हमारी क्या बोलते हैं इसको, इसका कलर है, जो भी कलर है इसका, ठीक है, ये एक हमारी सॉइल वन है, राइट, और ये क्या है, हमारी सॉइल टू है, पर्पल, पर्पल कलर बोलते हैं ना इसको, और ये क्या है, ग्रीन कलर। अब जो पर्पल कलर से ड्रॉ की हुई है, इसका इसका फ्लो इंडेक्स ज्यादा है या सॉइल टू का फ्लो इंडेक्स ज्यादा है, इतना चीज तो आपको मैंने बता दी थी ना। तो जो ज्यादा स्टीपर है उसका फ्लो इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका फ्लो इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, और इसका फ्लो इंडेक्स क्या है, कम है, यानी इसका फ्लो इंडेक्स क्या है, लेस है। अब मान लो कि ये जो सॉइल वन है ना, अब इस सॉइल वन में, ये जो सॉइल वन है इसका क्या है, रबर बेस है, इसका क्या है, रबर बेस है, और ये वाली जो है, ये जो हमारी ये वाली है, इसका क्या है, मेटल बेस है, इसका मेटल बेस है। तो मुझे बताओ ये चेंज कैसे हो जाएगी, ये अगर ये इस तरह से है ना, तो अब सेकंड ऑफ ऑल ये चेंज कैसे हो जाएगी, अब ये चेंज पता कैसे हो जाएगी, जो हमारा फ्लो इंडेक्स है, अभी मैंने बताया कि फ्लो इंडेक्स किसका ज्यादा होता है, मेटल का होता है, और इसका कितना ज्यादा होता है, सॉरी इसका क्या है, फ्लो इंडेक्स ऑफ द रबर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे तो आपको क्या दिख रहा है कि ये तो स्टीपर है, अगर ये स्टीपर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सॉइल वन में यहाँ पे रबर बेस था, तो ये वाली चीज चेंज हो जाएगी, ये सॉइल टू हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, सॉइल वन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फ्लो इंडेक्स इसका ज्यादा है, और फ्लो इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा स्टीपर होगी, और ये क्या है, फ्लैटर साइड में, ठीक है, फ्लैटर है, और ये क्या है, स्लीपर है, राइट। तो समझ में आया कि वही फ्लो इंडेक्स में क्या है, राइट, इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा नोट पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे कि हायर इज द लिक्विड लिमिट, हायर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझो कि अगर मैं दो केस लूं, मान लो कि लिक्विड लिक्विड लिमिट जो है वो हाई है, राइट, और दूसरा क्या है, लिक्विड लिमिट जो है वो लो है। तो ये क्या है, दो केस है हमारे किसके, लिक्विड लिमिट के, जहां पे मैंने क्या बोला कि एक लिक्विड लिमिट हाई है और एक लिक्विड लिमिट लो है। इसका क्या मतलब है कि जब हम देख रहे हैं लो लिक्विड लिमिट या फिर हाई लिक्विड लिमिट की, तो हम क्या बोले कि जब लिक्विड लिमिट किसी के हाई है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो वाटर कंटेंट है, किसी भी सॉइल के लिए, किसी भी सॉइल को वाटर कंटेंट जो है वो लिक्विड स्टेट के लिए जाने के लिए वाटर कंटेंट क्या चाहिए, उसको हाई चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वाटर कंटेंट किसी भी सॉइल के लिए क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, किसी भी नहीं, उस सॉइल के लिए जिस सॉइल का लिक्विड लिमिट क्या है, हाई है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम सबसे पहले क्या देखें कि सॉइल वन जो है उसका लिक्विड लिमिट हाई है। तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा वाटर कंटेंट उसको चाहिए होगा ताकि वो किसमें, लिक्विड स्टेट में पहुंच सके। कहां से, प्लास्टिक स्टेट से वो कहां को पहुंच सके, लिक्विड स्टेज की तरफ पहुंच सके, राइट। तो मैंने क्या बोला कि लिक्विड लिमिट हाई होने की वजह से क्या होगा, वाटर कंटेंट क्या है किसी भी सॉइल का वो भी हाई हो जाएगा। अब ये वाटर कंटेंट बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा कि जैसे हम बोलते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सॉइल है वो ज्यादा क्या कर रही है, वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, वो ज्यादा वाटर क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या बोल सकते हैं हम, क्लेई के बारे में, क्लेई सॉइल के बारे में क्या बोलूं कि कोई क्लेई सॉइल जो है वो ज्यादा वाटर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो वो क्या है, हाई प्लास्टिसिटी है उसमें, हाई प्लास्टिसिटी होगी उसमें, ठीक है, वाटर कंटेंट नहीं, उसमें हाई प्लास्टिसिटी होगी। थर्ड क्या बोल सकते हैं कि जब हम उस पर प्रेशर लगाएंगे ना, या फिर हम क्या बोलेंगे कि हम जब उसमें लोड लगाएंगे, तो लोड लगाएंगे ना तो वो इजीली क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, इजीली क्या हो जाएगी, वो कंप्रेस हो जाएगी, राइट। ये किस केस में है, जब लिक्विड लिमिट किसी भी सॉइल का हाई होगा। इसको मैं सारा कंपाइल करके बताता हूं कि जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि लिक्विड लिमिट किसी भी सॉइल का अगर हाई है तो उसमें, इसका मतलब क्या है कि लिक्विड लिमिट हाई है तो इसका मतलब है कि उसको ज्यादा वाटर कंटेंट लगेगा ताकि वो प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट की तरफ जा सके। अगर उसका वाटर कंटेंट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉइल ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या बोला मैंने, कोई क्लेई सॉइल है वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है। अब वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है, इस वजह से वो हाई प्लास्टिसिटी नहीं है, क्योंकि इसमें मोंटमोंटोलाइट होता है, दैट इज वाई क्या है, इसमें हाई प्लास्टिसिटी है।
ठीक है, वो अभी मैं बताऊंगा आपको। तीसरा क्या है कि देखो वो ना प्रेशर जब लोड उस पर लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो इजीली कंप्रेस हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही वो हाई हाई लिक्विड लिमिट है तो मैं क्या बोल सकता हूं, वहां पे हाई कंप्रेसिबिलिटी है उस सॉइल की, कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर सॉइल, फॉर अ पर्टिकुलर सॉइल, पर्टिकुलर सॉइल। तो वही चीज यहां पे लिखी है कि जिसका लिक्विड लिमिट हाई है उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगी, हाई होगी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब अगर सॉइल पे तुम मान लो पांव रख दो ना, तो पांव से क्या होगा, वो मतलब ऐसे लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूं, तो वो ज्यादा क्या होगी, सेटल होगी, ज्यादा सेटल होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसका लिक्विड लिमिट क्या है, हाई है। अब लो लिक्विड लिमिट के लिए क्या करना है, इसका ऑपोजिट ही लिखना है कि जब उसका वाटर कंटेंट क्या है, उसका वाटर कंटेंट क्या हो सकता है, कम होगा। तो उस स्टेट में क्या है कि लिक्विड स्टेट में जाने के लिए उसे क्या है, कम वाटर नीड होगा। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, लेस वाटर कंटेंट नीडेड। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो प्लास्टिसिटी है और जो, या बोल सकते हैं क्या, इसकी जो प्लास्टिसिटी है या फिर क्या इसकी, या फिर इसकी कोहेजन जो है वो क्या है, डेफिनेटली वो क्या रहेगी, लो रहेगी। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे सिल्टी सॉइल, बोल सिल्टी सॉइल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि वो ना ज्यादा स्टिफ है, यू कैन राइट स्टिफ इन नेचर। तो हम क्या बोलेंगे कि वो स्टिफ है मतलब हार्ड है, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या रहेगी, ऑटोमेटिकली लो रहेगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि कंप्रेसिबिलिटी विल बी, कंप्रेसिबिलिटी विल बी लो। तो वही चीज को, इन सब चीज को कंपाइल करके क्या लिखा है कि जब हाई लिक्विड लिमिट है तो हायर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू कि लोअर विल बी द लिक्विड लिमिट, लोअर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी। तो समझ में आया, ये एक नोट पॉइंट है। दूसरा, अब यहाँ पे क्या है, एक तरह की यहाँ पे टेबल है, और टेबल में इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। आपको लर्न कौन सा करना है, ये वाला लर्न करना है। ठीक है, कि जब लिक्विड लिमिट लेस देन 35% है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो कंप्रेसिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, लो कंप्रेसिबल सॉइल बोलेंगे। और जब लिक्विड लिमिट क्या है, जब लिक्विड लिमिट 35 है और बराबर है, लेस देन 35 है और बराबर मतलब ग्रेटर देन 35 है और बराबर भी, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ना, सिमिलरली 50% है और 50% भी बराबर है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। और जब लिक्विड लिमिट बहुत ज्यादा हाई है, मतलब 50% से भी हाई है, तो आई कैन से कि वो हाईली कंप्रेसिबल सॉइल है। समझ में आया। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि कौन कौन सी टाइप ऑफ सॉइल है और उनकी लिक्विड लिमिट की रेंज क्या है। ठीक है, किसमें, परसेंटेज में। कि जब मैं ग्रेवल को देखता हूं तो ग्रेवल तो सबसे पहली बात क्या है, नॉन प्लास्टिक है। सैंड भी क्या है, वो भी नॉन प्लास्टिक है। लेकिन सिल्ट का कितना है, 30 से लेकर 40% है, राइट। अब जो क्ले है, क्ले में कौन सी, एक एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है और बेंटोनेट सॉइल है। अब बेंटोनेट सॉइल में क्या मैंने आपको बताया था कि वो किससे बनती है, वोल्केनिक ऐश से बनती है। तो इसकी जो, इसमें जो मोंटमोंटोलाइट होता है ना, वो बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग और शिंकिंग जो है इसमें ज्यादा देखने को मिलती है। दैट इज वाई इसका लिक्विड लिमिट भी क्या होगा, हाई होगा। लिक्विड लिमिट हाई है, साथ में क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी भी हाई होगी। इतना बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, इसमें प्लास्टिसिटी भी क्या होगी, हाई होगी। प्लास्टिसिटी भी क्या होगी, इसमें हाई होगी। तो ये सब चीजें जो है वो कनेक्टेड है, बस आपको याद ये वाला रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर किसी को ज्यादा पढ़ना है तो वो यहाँ से पढ़ सकता है कि एलुवियल सॉइल की क्या रेंज रहती है, ब्लैक कॉटन सॉइल की क्या रेंज रहती है, या फिर बेंटोनेट सॉइल की क्या रेंज रहती है। ठीक है, तो इतना समझ में आया जो मैंने लिक्विड लिमिट के बारे में बताया। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखना कि हायर विल बी द लिक्विड लिमिट, हायर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी।